हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया, बैठो। अरे भाई बैठ जाओ सारे। तो आज तो क्लास पहले लगी अपनी, है ना? सही है ना? आज पहले क्लास ले के फ्री। पुराना वाला है ये तो, कोई बात नहीं, ठीक है। कौन सा वाला? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ये दिखाओ, हाँ हाँ। अच्छा ये पीडीएफ आपने निकलवाया प्रिंट आउट? नहीं निकलवाया? मत निकलवाना, मत निकलवाना बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो आपको 22 पेज मिले होंगे इसमें। देखो थोड़ा सा ना ये साफ नहीं है, लेकिन सुनो सुनो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने में दिक्कत आएगी। पढ़ने में आ रहे हैं, वैसा भी नहीं है कि भाई बहुत भारी कोई ऐसा हो गया। बहुत बढ़िया है, साफ नोट्स है बिल्कुल। अरे डर जाओ अभी तुम। अब ये अड़ोस पड़ोस के बच्चों को मिलेंगे ना, सारे सारे कॉपी निकलवाने पड़ेंगे, देख लेना तुम, है ना? सारे बच्चे कॉपी निकलवा के ले जाएंगे अभी। और अगले टॉपिक जो है ना, अगले वाले टॉपिक जो और प्रिंट आउट अपन दे रहे हैं, अब की बार ये जो प्रिंट है यही निकलवा दिए। बोर्ड के जो प्रिंट होते हैं वही निकलवा दिए, बोर्ड के ही प्रिंट है ये मेरे हाथ के नोट्स है ये। हाँ, ये सही है ना? आप हाथ के नोट्स है, लो देखो इसमें कोई न्यूज चर्चा में थी ना, कोई न्यूज, तो इसमें जैसे द हिंदू का कटिंग है, तो इसमें अखबार की स्लाइड भी है। तुम्हारे 10-20 पेज तो फालतू निकलेंगे, 50 रुपये फालतू लगेंगे, लेकिन ये जो मैंने हाथ से बना बना के लिखा है ना, ये सब डायग्राम ऐसे, ये सब बिल्कुल प्रॉपर ये निकलवा रहा। अभी बैठ के देखो मेरी बात समझो भाई, सबक तो रखना पड़ेगा। अब तुम ना ये सोचो कि ये ले मास्टर के नोट्स आ गए ही आ गए, बस ऐसे तो होगा नहीं, टाइम लगता है ना? अब एकदम से तुम्हारे कहने तुमने कहा कि नोट्स चाहिए, तो वैसे थोड़ी मिलता है। अभी मैं बैठा बैठा उनको ही तैयार करवा रहा था, अभी इसको रीड कर लूंगा ना। कई बार क्या है ना कि अपने सही पढ़ाते हैं, लेकिन लिखते समय कोई कोई एरर हो जाता है, तो एक बार ये सारी वेरीफाई करके दे देंगे आपको नोट्स, ठीक है ना? तो ऐसे करेंगे। चलो क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? शिवालिक शुरू करना ना, शिवालिक शिवालिक शुरू करना है। तो शिवालिक को जरा आओ एक बार देखते हैं, शिवालिक श्रेणी को। घास, हाँ ये बड़ा था। इसको देखो, हिमालय की श्रेणी थी जिसका नाम था कौन सा? शिवालिक। इसे ही कहते हैं कौन सा हिमालय? बाह्य हिमालय। शिवालिक को बाह्य हिमालय क्यों कहा जाता है, सबको क्लियर है? क्योंकि हिमालय के निर्माण के क्रम में आप जब देखोगे तो ऊपर से ट्रांस हिमालय, और उसके बाद में महान, फिर मध्य, और फिर कौन सा आता है आपका? शिवालिक आता है। तो सबसे बाहर की तरफ जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सा है? शिवालिक। देखो इसको उप हिमालय के नाम से भी जानते हैं, या इसका एक और नाम क्या है? शिवालिक। शिवालिक इसका सबसे प्रचलित नाम है, शिवालिक। देखो इसका शुरुआत होती है ना वो पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान में यहाँ पर एक बेसिन है, इसको बोलते हैं पोटवा बेसिन। कौन सा बेसिन है? पाकिस्तान का पोटवा बेसिन है। तो यहाँ से शुरू होता है शिवालिक, आगे चलता 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 चलता, और इस तरीके से जब आएगा तो आगे सिक्किम में नदी है आपकी तीस्ता, लगभग तीस्ता नदी तक है। फिर उसके बाद में आप चलोगे तो डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, तो वहां अरुणाचल प्रदेश में जाकर के ये जो शिवालिक है वो किसके साथ मिल जाता है? मध्य हिमालय के साथ में मिल जाता है। और पहाड़ियां पड़ती हैं डाफला, मिरी, अबोर, और कौन सी है? मिसमी। ये पहाड़ियां आपकी स्थित है। फिर आप देखो सब शिवालिक जो है ना, इसका जो आकार है वो भेड़पीठ नुमा है। कैसा है? भेड़पीठ नुमा, है ना? भेड़पीठ नुमा इसका आकार है, भेड़पीठ नुमा। देखो भेड़पीठ नुमा कहने का मतलब क्या है? तो आप एक बात पर ध्यान दो इस तरीके से कि एक तो पर्वत ऐसे हो और एक पर्वत इस प्रकार से हो, ऐसे गोल ऊपर से शेप हो इसकी। तो ये तीव्र खड़ी ढाल नहीं है। कैसा है? ऐसे जैसे मलबे का ढेर हो ना। मलबे का ढेर कैसा होता है? मलबे का ढेर जैसा होता है। तो मलबे का ढेर होता है ना, उसके आकार है जो कि भेड़ की पीठ के समान दिखाई देता है, इसलिए ये किस प्रकार के आकार में है? भेड़ पीठ नुमा है, भेड़ पीठ नुमा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि भारतीय प्लेट जब उससे टकराई तो उच्च संपीड़न बल लगा और वहां पर अभिसरण हो गया, तो वो अपने काम का नहीं है। टफ क्वेश्चन होगा तो ऐसा प्रश्न पूछेगा कि मध्य हिमालय और शिवालिक दोनों मिल गए हैं। जैसे ये भारतीय प्लेट थी, ये प्लेट आकर के ऊपर टकराई तो कौन सा पर्वत बना? हिमालय। फिर ये प्लेट ऐसे टकराई, फिर प्लेट ऐसे मुड़ी, एंटी क्लॉकवाइज जब मुड़ी, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ने पर यहाँ इतना ज्यादा बल लगा कि अत्यधिक बल लगने के कारण इस हिस्से में शिवालिक किसके साथ में मर्ज हो गया? ये मध्य हिमालय के साथ। शिवालिक किससे मिल गया? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय में इनकी संयुक्त पहाड़ियां हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी। बेसिकली डाफला, मिरी, अबोर में जनजातियों के नाम भी है, तो जनजातियों के नाम से नामकरण किया गया है इन पहाड़ियों का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में क्या करती है? निवास करती है, अरुणाचल में निवास करती है। तो ये अगली बात पर चलोगे तो औसत ऊंचाई 900 से कितना है? 11, 900 से 1100 मीटर है। अब मैंने ही किसी नोट्स में लिखवाया था 900 से कितना? 1500। अब मैंने देखा कि यार 900 से 1500 लिखवा दिया, और एनसीईआरटी है वो उसमें लिख रखा है 900 से 11। अब मैंने सोचा इसमें पुराने वाले, अब मैंने सोचा कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी नोट्स में, बच्चों को गलत लिखवा दिया, तो मैं क्या करें? तो मेरे पास एक मेरी एमए की किताब है, भारत का भूगोल, बीए में चलती है, एमए में चलती है वो, तो मैंने वो रेफरेंस बुक राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो उस किताब को मैं पढ़ रहा था, पुरानी किताब है। तो जब मैं उसको पढ़ रहा था ना, तो उसमें शिवालिक की औसत ऊंचाई दे रखी है, और वो दे रखी है 900 से कितनी? 1500 मीटर। ये बात समझे नहीं समझे? तो 900 से 1500 मीटर है। तो फिर मैंने जब उसको देखा तो मुझे पता चला कि ना मैंने गलत नहीं किया, मैंने सही किया, लेकिन सोर्स अलग है। ये बात समझे नहीं समझे? अगर आप अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप प्रशासनिक जो उनका वेबसाइट है, अंडमान निकोबार सरकार की जो वेबसाइट है, उस पर जाओगे तो वहाँ 572 द्वीप नहीं है, द्वीपों की संख्या ज्यादा है। अंडमान प्रशासन क्या कहता है अंडमान निकोबार कि नहीं द्वीप 572 नहीं है, 572 से भी ज्यादा है, लेकिन एनसीईआरटी ने कितना लिखा है? 572। तो सही भी कौन सा मान के चलेंगे? 572। ये बात समझे नहीं समझे? तो फिर मैंने बाद में क्या किया कि इसमें करेक्शन कर दिया, इसमें करेक्शन कर दिया, और करेक्शन करके 900 से 1100 लिख दिया, जो किसका डेटा है? एनसीईआरटी क्लास 9 का। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये आपके पास पुराने नोट्स हैं, तो उसमें आप वहां पर लिख सकते हो लगा करके कि वो बीए की किताब है ना, बीसी जाट रामकुमार गुर्जर किताब के जो लेखक है, उसमें 900 से 1500 सही है, लेकिन एनसीईआरटी में देखा है 900 से 1100। तो आप वहां पर लिख सकते हो पुराने नोट्स है 900 से 11 एनसीईआरटी, ये लिख देना। एनसीईआरटी क्लास 9 का सोर्स है, और चौड़ाई कितनी है? 10 से 50। अगर किसी नोट्स में आपको अलग मिसमैच लिखे ना मेरे डेटा, अब ऐसे मत मानना कि मैंने गलत करवा दिया होगा, ये मानकर चलना कि मैंने किसी स्रोत का जिसका उपयोग किया वो सोर्स कोई दूसरा होगा, कोई दूसरा सोर्स होगा, उसमें गलत नहीं होता है, दूसरे सोर्स का उपयोग हो सकता है। इसका निर्माण असंगठित पदार्थों से हुआ है। किससे हुआ है? असंगठित पदार्थों में जैसे बजरी है, कंकड़ पत्थर है ना, चिकनी मिट्टी है, गोल गोल पत्थर, आप बजरी देखते होंगे नदी में से जो बालू निकलता है बजरी, उसमें देखना गोल गोल पत्थर मिलते हैं। कांग्लोमेरेट है, तो कांग्लोमेरेट क्या होता है? जैसे मान के चलो आप कि एक तो आपके पास सैंड है, बालू है, उस बालू के अंदर क्या पाया जाता है? कंकड़, कंकड़ मिलते हैं, गोल गोल कंकड़। तो जब वो बालू और कंकड़ दोनों एक साथ मिलकर संगठित हो जाएं, कठोर हो जाए चट्टान की तरह, तो वो चट्टान कौन सी कहलाती है? कांग्लोमेरेट कहलाती है। भाई एक तो आपने बजरी ऐसे उठाई, बजरी समझते हो ना, जो मकान बनाते हैं, फिर उसको छानते हैं, फिर उसको सीमेंट मिला के लिपाई वगैरह करते हैं, वही होते हैं बालू। हाँ तो हम बजरी बोलते हैं, तुम बालू बोलते हो उसको। तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें देखना, उस मिट्टी को उठाओगे ना, तो उसमें सैंड भी है
और उसके अंदर क्या भी है, कंकड़ पत्थर भी है, समझे नहीं समझे। और जब वो सैंड और कंकड़ पत्थर ठोस रूप ले लें, चट्टान की तरह दिखने लगे, तो वही क्या होता है आपका कांग्लोमेरेट। इस प्रकार के पदार्थ जो इसमें पाए जाते हैं, यह एक मलबे का ढेर है। क्या है यह? मलबे का ढेर। और आकृति कैसी है? बेड पेटनुमा। अब देखो संगठित होना, संगठित पदार्थ है। कोई चट्टान जो होती है, चट्टान वो कैसी होती है? संगठित। और रेत जो होती है वो कैसी होती है? असंगठित। तो अब बताओ चट्टान में ज्यादा फिसलन होगी कि रेत में ज्यादा होगी? रेत। रेत ज्यादा खिसकेगी क्योंकि वो संगठित नहीं। अच्छा एक मुट्ठी में तो आपने पकड़ रखा चट्टान को, पत्थर को, एक मुट्ठी में पकड़ रखा रेत को, तो कौन फिसलेगा? रेत, क्योंकि रेत संगठित अवस्था में है। तो चूंकि असंपीड़नात्मक या असंगठित पदार्थ शिवालिक में मिलेंगे, इसलिए लैंडस्लाइडिंग या भूस्खलन जो होता है वो भूस्खलन ज्यादा कौन से में होता है? शिवालिक में। सबसे ज्यादा भूस्खलन से प्रभावित कौन आएगा? शिवालिक आएगा, क्योंकि मलबे का ढेर है, मलबा खिसक जाता है। जब शिवालिक में बारिश होगी तो वो जो पानी है वो पर्वतों में नीचे 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 चलेगा, और पानी जब पर्वतों के अंदर चलेगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो चट्टानों को खिसका देता है। भूस्खलन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब शिवालिक को कई स्थानीय नामों से जाना जाता है। शिवालिक के बहुत सारे लोकल नाम है, स्थानीय नाम है। अब ये क्या क्या लोकल नाम है इनको एक बार सुनो थोड़ा ध्यान से। हिमाचल प्रदेश, तो इसमें देखो आप ध्यान दो एक बार, आगे देखो इसके कई लोकल नाम है। तो शिवालिक का हिमाचल प्रदेश में जो नाम है, शिवालिक का किसमें? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है कालका की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? कालका की पहाड़ियां, ठीक है ना। कालका की पहाड़ियां किसमें पड़ती है? हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड में पड़ती है दूधवा की पहाड़ियां। कौन सी है? दूधवा। दूधवा या धाम, दूधवा या धाम। नेपाल में है चूरिया मुरिया, नेपाल में है चूरिया, नेपाल में क्या है? चूरिया मुरिया। हरियाणा में है मोरनी हिल्स, हरियाणा में है मोरनी हिल्स। वहीं पर इसके बाद बिहार में है सोमेश्वर, बिहार में सोमेश्वर। और इसे पश्चिम बंगाल में कहते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ी। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ियां, बिहार में सोमेश्वर पहाड़ियां, हरियाणा में मोरनी पहाड़ियां, नेपाल में चोया मोरिया, उत्तराखंड में दूधवाया धाम, और हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर में जम्मू की पहाड़ी, जम्मू की पहाड़ी। ये इसके लोकल नाम है। अगर इनमें से कोई भी नाम आए तो समझ जाओ किसकी बात कर रहा है? शिवालिक। अब सुनो, शिवालिक का विस्तार बिहार में मिलता है, पश्चिमी चंपारण। कहां मिलता है? पश्चिमी चंपारण के अंदर मिलता है विस्तार। और पश्चिमी चंपारण के अंदर ऊपर से चलोगे तो एक मिलती है सोमेश्वर। एक कौन है? एक सोमेश्वर है। सोमेश्वर के नीचे कौन है? हरहा घाटी। कौन घाटी है? और उसके नीचे है रामनगर दून। और उसके नीचे कौन सा है? रामनगर दून, रामनगर दून है, ठीक है ना। ए भाई इधर देख, बावली इसमें लगी हुई है। तो ठीक है, उसमें कुछ मत करो, उसको रख लो, घर पे करना। इधर ध्यान दो, देखो यहाँ से चलेंगे, शिवालिक है। शिवालिक की पहाड़ियां जो कि आपके कहां पर है? जो कि आपके बिहार के चंपारण में है। ऊपर ऊपर कौन सी है? सोमेश्वर। उसके बाद नीचे कौन सी है? रामनगर दून पहाड़ी, रामनगर दून पहाड़ी। और इन दोनों के बीच में जो आपका आएगा, ये कौन आएगा? ये आएगा हरहा घाटी, हरहा घाटी। हरहा नदी है, उसके नाम पर पड़ा है हरहा घाटी। अब सुनो, इसके बाद में इसमें एक पहाड़ी है मीजो पहाड़ी। हे भगवान, पूरी स्लाइड गायब है। चलो, अरे भाई कहाँ गए? अरे हीरो कहाँ पर है? कहाँ चले गई हमारी पार्टी? ले, सो रहा है क्या? अजीब लड़का है। अच्छा सुनो, चलो जब तक आए जब तक बोलो। पटकाई बूम की पहाड़ियां कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है? पटकाई बूम के बाद में है नागा पहाड़ियां। कौन पहाड़ियां है? नागा पहाड़ियां। कौन सी है? फिर मणिपुर पहाड़ियां, और फिर है मिजो पहाड़ियां। कौन सी है? मिजो पहाड़ी, मिजो पहाड़ियां। अब सुनो आप, देखो जब तक आता है जब तक वैसे पढ़ते हैं। पूर्वांचल हिमालय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। इसमें समझो आप, यहाँ से जो आप देखोगे तो यहाँ से आपका, यहाँ से इस तरीके से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया, ये है। और यहाँ से फिर ये तुम्हारा बांग्लादेश है। चलो सुनो, यहाँ पर पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ियों को बोलते हैं कौन सी? पटकाई बूम। कौन पहाड़ियां है? कौन सी पहाड़ियां है? पटकाई, पटकाई बूम की पहाड़ियां। देखो पटकाई बूम की पहाड़ियां जो है ना, ये है। और ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर नागालैंड में पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां हैं? नागा पहाड़ियां। देखो नागा जो पहाड़ी है ना, इन नागा पहाड़ियों में एक चोटी पड़ती है, उस चोटी का नाम है सारामती। कौन चोटी है? सारामती। कौन चोटी है? सारामती, सारामती चोटी, सारामती चोटी। और सारामती जो चोटी है ना, वो नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। सारामती नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद में जो पड़ता है वो पड़ता है नागा पहाड़ियों के बाद में मणिपुर की पहाड़ी। पीडीएफ लगाओ यार, इसमें सीक्वेंस में भेज रखी है।
देखो अभी आइए, देखो 21 नंबर के नाम से ये लगाओ ना। देखो जब तक इसको देखो लगाते हैं, जब तक नागा, नागा पहाड़ियों के बाद में एक पहाड़ी आती है, इसको बोलते हैं मणिपुर। कौन पहाड़ी है भाई, सुनो, मणिपुर की जो पहाड़ी है, मणिपुर पहाड़ी। इस मणिपुर पहाड़ी की खास बात ये है कि मणिपुर खाट की जो पहाड़ियां हैं इनके बीच में एक झील है। बताओ कौन सा है, लोकटक झील। मणिपुर पहाड़ियों में कौन गिरा है, लोकटक। इस लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, इसका नाम है केबुल लामजाओ। कौन सा है, केबुल लामजाओ। कौन सा है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है ना, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो लोकटक जो झील है ना, इसमें एक हिरण पाया जाता है, प्रजाति हिरण की संगाई। कौन सा है, डांसिंग डियर कहा जाता है। क्या कहता है, डांसिंग। तो मणिपुर के अंदर मणिपुर की पहाड़ियां हैं, मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में एक झील पड़ती है, इसका नाम है लोकटक। कौन झील है, लोकटक। कौन सी झील है, लोकटक। मणिपुर की पहाड़ियों के बीच स्थित झील कौन सी है, लोकटक। और इस क्षेत्र में, लोकटक के क्षेत्र में एक नेशनल पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ। कौन सा है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कौन सा है, केबुल लामजाओ। किस राज्य में है, झील कौन सी है, और हिरण कौन सा है, संगाई। कौन सा हिरण है, संगाई हिरण मिलता है। तो इतनी बात आप सबको क्लियर है। अब ये जो नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ या लोकटक जो झील है, इसके अंदर जो मिट्टी होती है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, अवसाद होता है, अवसाद मिट्टी के और वनस्पतियां, इनके छोटे 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 आइलैंड मिलते हैं, द्वीप मिलते हैं, और उन्हें फोमडिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, फोमडिस। फोमडिस, तो फोमडिस जो है वो कहां मिलते हैं, लोकटक झील में, और उन्हीं को क्या घोषित किया गया है, नेशनल पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है ना। बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और पता है गले बड़े में दर्द होता है ना, तो सीधा ही लगता है कैंसर हो जाएगा कभी। सच में डर लगता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, दर्द। अभी मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोल रहा था कि नाक की हड्डी टेढ़ी अंदर से, उसकी वजह से जुकाम लगती है, बलगम जाता है अंदर, बलगम अंदर जाकर के गला, मैंने ऐसे करता था बार बार ऐसे क्लास में, तो मजाक लगता है, जबकि मेरी वो बहुत भारी समस्या है। अब वो खराश होती है और बार बार जुकाम लग जाती है। कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीता हूँ, आइसक्रीम मैं नहीं, कुछ भी ठंडा नहीं खाता हूँ। परसों मैं नहा लिया सुबह ठंडे पानी से, परसों ठंडे पानी से नहा लिया और नाते के साथ हो गया कांड, पूरा दुख रहा था इधर से सारा। अब दवाई दी है इतनी सारी बांध के, अब वो कौन लेगा, ठीक है ना, बहुत दर्द कर रहा है। सब मुझे भी सब कुछ पता है इस सारी चीजों का, मुझे पता है गर्म पानी से गरारे करने हैं, दवाई टाइम चलें, सब पता है, लेकिन कई कौन है, बात क्या है ना, क्लास है कि नहीं। तो अब इतना दुखी हो गया मैं इस गले से, कई बार मन करता है इससे अच्छा जीवन ना हो तो बढ़िया है, सही में। अरे तो दुखी हो गया मैं, परेशान, इतना दर्द है ना, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, गले में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ मैं कितना दर्द है। शाम को ठीक हो गया था, फिर पता दोबारा हो गया। चलो देखो, तो ये नागा पहाड़ियां हो गई यहाँ पर हमने डिस्कस किया, और ये कौन सी है, मणिपुर। फिर नीचे आप चलोगे तो यहाँ पर पहाड़ियां कौन सी है आपकी, मिजो। कौन पहाड़ी है, मिजो। मिजो पहाड़ियां। अब बात को सुनो ध्यान से, मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ी कहा जाता है। मिजो पहाड़ियों को लुसाई, मिजो पहाड़ियों को लुसाई, लुसाई हिल्स के नाम से मिजो पहाड़ियों को जानते हैं। इन मिजो पहाड़ियों में एक चोटी पड़ती है फेंगकुई। कौन चोटी है, फेंगकुई। इनमें एक चोटी है, इसका नाम है फेंगकुई चोटी। कौन चोटी है, फेंगकुई। और इसी का अर्थ होता है नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। क्या होता है, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन होता है, ब्लू माउंटेन होता है, ठीक है ना, ब्लू माउंटेन होता है, नीला पर्वत होता है। किसका अर्थ होता है, फेंगकुई। तो फेंगकुई जो चोटी है ना, वो इन मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। तो मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फेंगकुई चोटी है। कौन चोटी है, फेंगकुई, जिसका मतलब होता है नीला पर्वत। और मिजो पहाड़ियों का एक और नाम है, इसका नाम है लुसाई हिल्स, लुसाई पहाड़ियां, ठीक है ना, लुसाई पहाड़ियां है, सब लिखा हुआ है। नागा पहाड़ियों में स्थित सारामती नागालैंड की सबसे चोटी है। अच्छा, नागालैंड के अंदर एक पड़ता है स्थान जिसका नाम है दीमापुर। कौन सा स्थान है, नागालैंड में कौन पड़ता है, दीमापुर। दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है, दीमापुर नागालैंड का प्रवेश द्वार, दीमापुर कहा जाता है नागालैंड का प्रवेश द्वार, नागालैंड का प्रवेश द्वार। नागालैंड का जो सबसे बड़ा नगर है वो भी कौन है, दीमापुर। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, दीमापुर, दीमापुर है। और नागालैंड की जो वाणिज्यिक राजधानी है ये भी कौन है, दीमापुर। और कछारी साम्राज्य के जो खंड है वो भी कहां देखे जाते हैं, दीमापुर में। तो कछारी साम्राज्य के खंड कहां पर है, दीमापुर में है। नागालैंड का प्रवेश द्वार कौन है, दीमापुर है। और नागालैंड की राजधानी कौन सी है, दीमापुर है। नागालैंड का सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है, दीमापुर है। ये भी कौन आएगा, दीमापुर आएगा। और सुनो, इसके अलावा हमने कहा मणिपुर घाटी, ये एक सरोवरीय मैदान है, कोई सरोवर था बड़ा, फिर उसमें क्या हुआ, आसपास देखो चारों तरफ पहाड़ियां हैं। अब चारों तरफ पहाड़ियां होंगी तो पानी, जो बारिश होगी तो पानी सारा का सारा बह करके नीचे आएगा, और नीचे जब झील में पानी आएगा उस सरोवर के अंदर, तो धीरे धीरे वो झील तो छोटी हो जाएगी, और वहां पर घाटी के अंदर किसका विकास होगा, मैदान, मैदान बन जाएगा, मैदान का विकास हो जाएगा। और मैदान का विकास होगा, इसलिए मणिपुर घाटी को क्या कहता है, सरोवरीय मैदान का क्या है, उदाहरण। इस घाटी में झील कौन सी है, लोकटक। इसमें नेशनल पार्क कौन सा है, केबुल लामजाओ, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें कौन सा हिरण पाया जाता है, संगाई। कौन सा हिरण है, संगाई, जो केवल भारत में यहीं पर मिलता है, ठीक है ना। और इसमें छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जिनको क्या कहता है, फोमडिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोमडिस, फोमडिस कहा जाता है, फोमडिस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखो आप। अगली पहाड़ी कौन सी है, मिजो। मिजो पहाड़ियों का एक नाम क्या है, लुसाई। देखो इस पहाड़ी में स्थित चोटी कौन सी है, फेंगकोई, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लू माउंटेन, जो मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। और मिजोरम के अंदर ही पाया जाता है एक बेसिन जिसका नाम है मोलेसिन। कौन सा बेसिन है, तो मोलेसिन बेसिन जो है इसके अंदर पाया जाता है, मोलेसिन बेसिन पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो मोलेसिन बेसिन का क्या मिलता है, विस्तार मिलता है, ठीक है। चलो अब इस डायग्राम में थोड़ा सा और अगर आप ध्यान दोगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहाड़ियां, इनको बोलते हैं बरेल। कौन सा है, बरेल। देखो बरेल को आप ऐसे याद कर लो, ऐसे याद रख लो, 3B याद रख लो, है ना, 3B कह दो, 3B कह दो, 3B कह दो। देखो एक बी का मतलब होता है बरेल, एक बी का मतलब क्या होता है, बरेल होता है, एक बी का मतलब बरेल। एक बी का मतलब होता है ब्रह्मपुत्र, क्या होता है, ब्रह्मपुत्र। और एक का मतलब होता है बराक, क्या होता है, बराक। तो बराक और ब्रह्मपुत्र को अलग करने वाली पहाड़ी कौन सी है, बरेल। बराक और ब्रह्मपुत्र को अलग करती है बरेल, बराक ब्रह्मपुत्र करती है बरेल। लेकिन अब इन बरेल पहाड़ियों के बारे में थोड़ी सी ध्यान दो आप। आप इन बरेल पहाड़ियों को देखोगे तो आपको मानचित्र में आपको यहाँ पर ये पहाड़ियां दिख रही है, यहाँ दिख रही है। अब देखो इसमें आप देखोगे तो ऊपर से नदी कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र, और नीचे मणिपुर की पहाड़ियों से नदी आती है बराक, मणिपुर की पहाड़ियों से बराक। देखो ये जो ब्रह्मपुत्र है और नीचे ये जो बराक है, एक तो ब्रह्मपुत्र आ गई और एक कौन आ गई, बराक। तो ब्रह्मपुत्र और बराक जो नदियां हैं इनके बीच में पहाड़ियां कौन सी है, बरेल। और इन पहाड़ियों का एक और खास बात है कि नागा और मणिपुर पहाड़ियों को जो अलग करती है इनका नाम है बरेल। नागा मणिपुर पहाड़ियों को जो अलग करती है कौन सी है, बरेल। बरेल पहाड़ी नागा और मणिपुर की पहाड़ियों को अलग करने का काम भी करती है, ये भी इसका एक प्रश्न आएगा, ठीक है ना। और ये पहाड़ियां अलग करती है ब्रह्मपुत्र और किसको, बराक, ब्रह्मपुत्र और बराक, इनको अलग करती है, इनको अलग करने का कार्य करेगी। इसके बाद चलते हैं आगे और अगली बात पे चलोगे तो अगला है आपका
अच्छा ये तो आपके काम का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर मोटा मोटा बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना, मोटा मोटा से देख लो। पूर्वी हिमालय से और किस तरफ चलेंगे आप, पश्चिमी हिमालय, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे आप पूर्वी हिमालय से पश्चिम हिमालय की तरफ चलेंगे तो लगातार हिमरेखा की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। देखो इसका कारण बहुत सामान्य है, कोई विशेष कारण इसका नहीं है, और इसका एक सामान्य कारण क्या है, तो सामान्य कारण है कि जो पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय, इस पूर्वी हिमालय की निकटता बंगाल की खाड़ी के ज्यादा है, तो ये बंगाल खाड़ी के निकट है, तो ये चूंकि बंगाल खाड़ी के निकट ज्यादा होगा तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी क्या है, ज्यादा, और यहाँ पर आर्द्रता भी क्या मिलती है, ज्यादा, इसलिए पूर्वी हिमालय में हिमरेखा नीचे मिलेगी और पश्चिमी हिमालय में आर्द्रता कम होने के कारण हिमरेखा ऊपर मिलेगी, ऊंचाई पर मिलेगी। तो पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर हिमरेखा की ऊंचाई बढ़ती है, क्योंकि आर्द्रता की मात्रा घट रही है, आर्द्रता की मात्रा घट रही है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आप देखो जो आपका लघु या हिमाचल हिमालय है ना, देखो मध्य हिमालय और उसके नीचे कौन सा था, शिवालिक, मध्य हिमालय ऊपर, उसके नीचे कौन है, शिवालिक, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन दोनों पर्वतों के बीच में आप देखो महान हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग, तिब्बत, मंसूरी, महाभारत, ऐसा है ना, और इन सब के बीच में क्या पाई जाती है, घाटियां पाई जाती है, नहीं पाई जाती। अरे कश्मीर घाटी मिली थी ना, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में कौन सी थी, कश्मीर। ऐसे और आप आगे चलोगे, देखो यहां पर आप देखो, यहां पर आपका कौन है, शिवालिक, तो ऐसे ही ध्यान रखना, बीच बीच में मध्य हिमालय, ऊपर कौन है, मध्य हिमालय, और नीचे कौन है, शिवालिक, इनके बीच भी अनुदैर्घ्य संकीर्ण घाटियों का क्या होगा, विकास, और मध्य हिमालय और शिवालिक इन दोनों के बीच जो घाटियां मिलेंगी इनको पूर्व की तरफ तो द्वार और पश्चिम में क्या कहते हैं, दोनों। तो ध्यान दो, संकीर्ण घाटियों का विकास हुआ है किसके बीच में हुआ है, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कह सकता है, मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कह सकता है, शिवालिक को बाह्य हिमालय या उप हिमालय कहता है, शिवालिक को बाह्य हिमालय या उप हिमालय इस नाम से जानता है। तो पूर्व की तरफ कहलाता है द्वार और पश्चिम की तरफ कहलाता है दोन, ठीक है ना, पूर्व में द्वार, पश्चिम में दोन, पूर्व में द्वार, पश्चिम में दोन, इस नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, सबको क्लियर है कि नहीं है, सबको क्लियर हो गया। तो ये आपकी बात होगी यहाँ तक, पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून है। जैसे एक दून है जम्मू दून, कौन सा दून है, एक है जिसको बोलते हैं कालका दून, कौन सा है, कालका दून, एक है आपका कोट द्वार, कौन सा है, कोट द्वार, एक का नाम है हरिद्वार, कौन सा द्वार है, हरिद्वार। तो ये दोनों द्वार क्या है, देखो जब उसने कहा दून जैसे नाम लिया तो आपने कहा कि साहब एक तरफ शिवालिक होगा, एक तरफ मध्य हिमालय होगा, बीच में घाटी है, उस घाटी के अंदर बसा हुआ है हरिद्वार, इन दोनों के बीच घाटी में बसा हुआ है कोट द्वार, इन दोनों के बीच में बसा हुआ है जम्मू दून, इनके बीच में बसा हुआ है कालका दून। तो जितने भी जिनके नाम के पीछे दून और द्वार है, आप अगर उनको देखोगे तो पर्वत के ऊपर नहीं दिखेंगे, पर्वतों के बीच में दिखेंगे, घाटियों के अंदर दिखेंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से जो देहरादून है वह भारत की सबसे बड़ी दून घाटी है। तो आपसे कहे कि भारत में सबसे बड़ी दून घाटी कौन है, तो कौन आएगा, देहरादून आएगा, देहरादून आएगा, ठीक है, देहरादून आएगा। अब हम पढ़ते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण की जब बात करोगे तो इसमें देखो आप सुबह की क्लास में आज गंगा की सहायक नदी बता रहे थे, जिसमें बागमती और कमला को गंगा की सहायक नदी बताए थे। ऐसा नहीं है, बागमती बूढ़ी गंडक की सहायक नदी और कमला कोसी की, ठीक बात है, बिल्कुल सही है, कभी मना नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। देखो ये बच्चा सही कह रहा है, मैंने मेरे नोट्स अगर बिहार ज्योग्राफी के होंगे दरोगा वन में उन्होंने देख लेना, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। और जो बच्चे पुराने वाले हैं ना उन सबको बता रखा है कि जो बागमती है, बागमती मैंने आपको याद करवाया था उस समय, बागमती वही कौन सी है, कमला, मैंने ऐसे याद करवाया था, वैसे बागमती और वैसे बूढ़ी गंडक, और कैसे कमला और कैसे कोसी। तो लेकिन आखिर में सहायक तो गंगा की है, सहायक तो गंगा की है। अब तुम मानो तो मान लो, नहीं मानो तो मत मान। हाँ फर्क इतना है कि सीधी गंगा में ना मिलकर के पहले मिलती है बागमती किसमें, बूढ़ी गंडक गंगा में आती है, और कमला मिलती है किसमें, कोसी, और फिर कोसी किसमें आती है, गंगा में आती है। तो ठीक है, वो गलत नहीं है, गंगा की सहायक कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ना मिलकर के किसके, अप्रत्यक्ष रूप से। इसको सहायक ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, उप सहायक, सहायक ना कहकर के उप सहायक है, ठीक है। अब सुनो, एक विद्वान जिनका नाम है सर सिडनी बुराड़, क्या नाम है, सर सिडनी बुराड़। सर सिडनी बुराड़ ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, 4, बोलो, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। सर आप अपने राइटिंग में लिखते हो, कुछ कुछ समझ में नहीं आता, क्या लिखा है। और सुनो, और सुनो, एक और सुनो, ये तो एक राहुल है, राहुल के गैल का एक सोनम भी आ गई है। आपकी लिखावट साफ साफ नहीं दिखती है भाई, जिसको मेरा समझ में नहीं आ रहा ना वो बच्चा अपने ऊपर काम करे, इसकी बहुत सख्त जरूरत है। मतलब आप एक बात समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है, मेरा लिखा समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चेक करवाओ। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इतना सा बताओ, इतना साफ नीट एंड क्लीन लिख रखा है, उसके बाद समझ नहीं आ रहा है, गजब बच्चे हैं यार। अब आप बताओ इन बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्टेशन करूं, या ये मेरा क्या सही रिव्यू करेंगे, समझे नहीं समझे, अजीब बात है यार। चलो भाई नहीं समझ में आ रहा मेरा लिखा हुआ, इसलिए क्षमा चाहूंगा, आगे देखो इसमें, तो इनसे सॉरी बोलना पड़ेगा और क्या करें। देखो नदी के नाम, देखो नदी के नाम, इतना दर्द है ना, अभी पता क्या सोच रहा हूँ, अरे अच्छा ऐसे छोड़ दे, पेपर है, ये मतलब बावली पूछ छोड़ दीजिए, छुट्टी कर दो, कुछ नहीं, कोई समझौता नहीं, नो कॉम्प्रोमाइज। क्या होगा, क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ ये क्या मतलब हो गया, डॉक्टर ने कहा था कि भाई थोड़ा आराम कर लेने के दिन, क्यों कर लो आराम, क्यों करो आराम, बताओ, नहीं कुछ नहीं। अब तो मैं ये सोच रहा हूँ बस एक बार ठीक हो जाए, फिर दोबारा जिंदगी में गलती नहीं करूंगा, नहाने की ठंडे पानी। यार सर मैं बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, मैं थोड़ा सा बीमार होता हूँ पूरा मतलब मेरा दिमाग खराब रहता है। कितने दिनों में तो अभी ठीक हुआ था, मैं बहुत मुश्किल से इस वजह से बाहर आया था, है ना। और इस वजह से बारिश लिए आ गया क्योंकि मैं खान सर के पास बैठा था, आधे घंटे बैठा था, आधे घंटे में इतने दुखी दुखी लोग आ गए, उनको देख के मुझे लगा भाई मैं बहुत सुखी हूँ। तो मैंने सर को, मैंने ठीक है फिर फोन पे बात करते हैं, बोल ठीक है बोल सर देख लिया सीन, मैंने सर देख लिया, जाता हूँ। तो बताओ, तो मुश्किल से ठीक हुआ था, थोड़ा फिट एंड फाइन, और मन भी लग गया था ना तुम्हारी बैच में, तो बैच में मन लग गया क्योंकि जब टारगेट रहता है ना, बड़ा टारगेट कि नहीं थोड़ा अच्छा करना है अभी, तो एक टारगेट था, तो मैं पूरा जुनून में था, अभी भी हूँ ऐसा नहीं है, पूरा मतलब एनर्जेटिक था, समझे नहीं समझे। तो इस वजह से लेकिन गला, हे भगवान इतना दुखी कर रहा है, बस सोचो मत। चलो देखो आगे, बोलो, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। याद रखना इस बात को, क्या ना, ये याद रखना है सिलेक्शन के बाद, गले में दर्द तब है ना, कभी पढ़ाया था, समझ में आई बात। और हाँ अब तुम्हारी उल्टी और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अब आप और मेहनत करो, समझे नहीं समझे, कि नहीं यार जब हमारे टीचर्स लगे पड़े हैं तगड़े तरीके से। दिवाली कितनी तारीख की है,
तो मैं 19 को ही जाऊंगा घर पे, या कोशिश करूंगा 18 चला जाऊं। नहीं तो अगर तुम्हारा बैच नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, तो आराम से अब तक तो घर चला गया होता कब का मैं, समझे कि नहीं समझे। इसलिए प्लीज खूब सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र, पेपर में आ जाए, पेपर में आ जाए कि पूछ ले नेपाल हिमालय के नदियों के बीच में, तो सुनो 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 भाई, सुनो सुन लो है। अगर ऐसा पूछ ले तो हड़बड़ाहट करके, जल्दीबाजी में, राजी होकर के, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के बिल्कुल आंसर नहीं करना है। जब भी ये प्रश्न आए तो बहुत सीधी सीधी भाषा में 1 2 3 4 5 सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र ऐसे लिख लेना है। पंजाब या कश्मीर, कुमाऊं, नेपाल और असम। पूछा नेपाल, देखो इसको पंजाब हो गया, कुमाऊं हो गया, नेपाल हो गया, और कौन हो गया, असम। अब उसने क्या पूछा है, नेपाल हिमालय, तो आप आराम से देखो नेपाल, काली और इत्मीनान से तसल्ली से उत्तर करना, इसमें गलती बिल्कुल भी मत करना, इसको गलत मत करना, ठीक है ना। आप सुनो, ये नदियों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, तो यहाँ सिंधु से लेकर के सतलज, सिंधु से लेकर के सतलज, ये जो हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा, ये जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय, इसको कहते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय, कश्मीर या पंजाब हिमालय। अब सुनो आप, ये केवल और केवल 560 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 560। तो सिंधु से कौन नदी हो गया, सतलज। अब सतलज से और काली, सतलज से ये दूसरा, इसको बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। कौन हिमालय है, कौन हिमालय है, कुमाऊं, सतलज से काली। और भाई साहब इसी भाग में एक चोटी पड़ती है, इसका नाम है त्रिशूल। कौन चोटी है, तो त्रिशूल जो चोटी है ना, वो त्रिशूल चोटी किसमें पड़ती है, आपका कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। फिर देखो काली से और तीस्ता, काली से तीस्ता कौन देश है, नेपाल, 800 किलोमीटर लंबा है, ये तो केवल 320 ही है, कितना है 320, 800 किलोमीटर सबसे लंबा। और इस तीस्ता से ब्रह्मपुत्र 720 है, 720 किलोमीटर, इसको बोलते हैं असम हिमालय। कौन हिमालय है, तो भारत में प्रादेशिक हिमालय वर्गीकरण करने पर हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण के अंतर्गत भारत का सबसे लंबा कौन सा है, असम, भारत का सबसे लंबा असम 720। और इन चारों में सबसे लंबा कौन है, नेपाल, चारों में सबसे लंबा नेपाल, सबसे छोटा कुमाऊं, कुमाऊं या कुमायूं हिमालय। तो 4 हो गए, सिंधु सतलज काली तीस्ता ब्रह्मपुत्र। सारे बोलो, कश्मीर या पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में है, सिंधु और सतलज। कुमाऊं हिमालय किनके बीच में है, सतलज और, इसके बाद नेपाल हिमालय किनके बीच में, काली और असम हिमालय किनके बीच में, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ये आपका आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये वर्गीकरण हुआ तुम्हारा, जिसको बोलते हैं कौन सा, प्रादेशिक वर्गीकरण। तो ये हो गया, इस प्रकार से एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, जिसका नाम है कौन सा, हिमालय। हिमालय के बाद अब चलते हैं आगे अगली बात पर। और अगला क्या है, अगला तुम्हें क्या पढ़ाएं बताओ, क्या पढ़ोगे आगे, हैं, उत्तर का विशाल ना, वो नहीं पढ़ाएंगे। कौन है ये, गुरुजी आप गर्म पानी पीजिए, वो भी नमक डाल के। नीचे लिखा है बाई डॉक्टर जेपी। कौन है, डॉक्टर होके क्या कर रहे हो यहाँ, कौन है, किस लिखा है, आप लिखा है, आप लिखा है, नर्सिंग कर रखी है, हो जाता है ना हमसे। हाँ डॉक्टर ने बोला है भाई, उसने बोला है गड़बड़ करने, है ना। अरे कहाँ गए यार, हमारी पार्टी कहाँ जाती है, इनका समझ में नहीं आता क्या करोगे, लड़के यार ये तुरंत गायब होते हैं ना। हाँ दो यार, अरे क्लास में आ जाओ इधर। क्या बात कर रहे हो, सुनो क्वेश्चन पूछ लूं, कौन सुनाएगा, किसी का हाथ नहीं उठे, एक बच्चा है बस, 2। अभी दोनों जगह क्वेश्चन पूछता हूँ ना, एक लड़की एक लड़के से ना, बता भाई, अरे चुपचाप सुनो, आंसर करेगा लड़का, सही उत्तर करेगा वो गलत करेगी, सुन रहे हो बेटा, बता विश्व की सबसे छोटी कौन सी है इसमें कंफ्यूज हो रहा है ये बाबड़ा, बोल दिया, चल बैठ जा, ले बता भाई, इंस्पेक्टर तू ही बता, अगर जाओ यार है हाँ तू पीछे क्या कर रहा है, तेरा वहां क्या गया है ना, तो बता फूलों की घाटी की अवस्थिति किनके बीच में, हाँ हाँ वो पूछूंगा दोबारा से, बता फूलों की घाटी किनके बीच में है ठीक, अच्छा इधर से बताओ भाई, फूलों की घाटी वैल्यू ऑफ फ्लावर्स किसने लिखी थी किताब, रुक जाओ डर जा 2 मिनट, अरे अच्छा है कदा, हाँ तू बता दे भाई भाई, कुछ शाबाश, ठीक है बढ़िया, है ना, ठीक है। देखो आपको पढ़ाते हैं द्वीप समूह, क्या पढ़ाना है, द्वीप समूह। सुनो द्वीप समूह निपटा देते हैं, एक क्लास का काम है, ज्यादा लंबा काम नहीं है ना, ऐसा टॉपिक है कि एक क्लास में निपट जाएगा। भाई साहब पीडीएफ बेची हुई है, लगाओ, 2 प्रकार के द्वीप समूह है, बेटा सुन लो प्लीज, अंडमान निकोबार, कौन सा है, अंडमान निकोबार, एक और पड़ता है, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, कौन सा है, देखो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या है 36, अंडमान निकोबार में 572, कितने हैं 572। अब सुनो आप ध्यान दो इसमें, देखो इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है आपकी बंगाल की खाड़ी, कहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन है कहाँ पर, अरब सागर, कौन सागर है, अरब सागर, कौन सागर है, अरब सागर। भाई ये बने हैं विवर्तनिक क्रिया से, किससे बने हैं, विवर्तनिक क्रिया, 2 प्लेटों की टक्कर हुई, 2 प्लेट टकराई, भारतीय प्लेट और बर्मा प्लेट, और जब 2 प्लेट टकराई तो ऊपर की तरफ तो बना पूर्वांचल, पटकाई भूम, नागा, मणिपुर, मिजो, और नीचे बंगाल की खाड़ी में एक पहाड़ बन गया, एक पर्वत बन गया, और बंगाल खाड़ी में जो पहाड़ बना उसका नाम है अंडमान निकोबार, ना अंडमान निकोबार नहीं, उसका नाम है 90 डिग्री पूर्वी कटक, क्या नाम है, 90 डिग्री पूर्वी कटक। देखो कटक का उपयोग सामान्यतः या ज्यादातर कटक शब्द का उपयोग करते हैं महासागरों में डूबे हुए पर्वतों के लिए, किसके लिए उपयोग करते हैं, महासागरों में डूबे हुए पर्वत, जो पर्वत महासागरों में डूबे होते हैं ना, उनके लिए किसका प्रयोग करते हैं, कटक, रीज कहा जाता है, कटक कहा जाता है। दूसरी बात पर चलते हैं,
तो कटक वैसे कई बार धरातल के ऊपर भी करते हैं, स्थल पर भी करते हैं, लेकिन सागर में सामान्यतः डूबे हुए पर्वत क्या कहलाते हैं? कटक कहलाते हैं। 90 डिग्री ईस्ट का मतलब होता है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप अगर मान लो अपनी मानचित्र बनाए ऐसे इस प्रकार से, इस तरीके से अगर मैप बनाए इस तरीके से, तो इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका अंडमान निकोबार ये है पर्वत है, और इसके सहारे से कितना डिग्री जाता है? 90 डिग्री। तो इस 90 डिग्री के नजदीक होने की वजह से या 90 डिग्री के समांतर होने की वजह से इसका नाम पड़ा है 90 डिग्री पूर्वी कटक। अब सुनो, पहाड़ डूबा हुआ है, और पहाड़ डूबा हुआ है किसके अंदर? बंगाल की खाड़ी। पर्वत नीचे डूबा हुआ, पूरा सारा पर्वत नीचे डूबा है, और उस पर्वत की कुछ चोटियां बाहर की तरफ निकली हुई है, बाहर निकली है चोटियां, और उस पर्वत की बाहर की तरफ निकली हुई चोटियों को हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में। समझ में आई बात? तो वास्तव में ये 90 डिग्री पूर्वी कटक है जो बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है। 90 डिग्री पूर्वी कटक की पहाड़ियां जो कि पानी में ऊपर निकली हैं, उन चोटियों को हम कहते हैं अंडमान निकोबार। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? ठीक है साहब। और अरे इसको कहते हैं, अरे यार देखो किसी ने प्रश्न पूछा था मेरे से इंटरव्यू में किसी इंस्टीट्यूट में, अरे क्या था वो प्रश्न? भूल गया। वो क्वेश्चन पूछा था, अरे था वो प्रश्न क्या था? शायद एमरल्ड आइलैंड करके कुछ कुछ पूछा था, ऐसा पता नहीं क्या था, मैं ध्यान नहीं आ रहा है। अंडमान निकोबार था उसका उत्तर है ना, क्योंकि एक प्रकार से आप देखोगे ना ऊपर से सैटेलाइट से, तो आपको छोटे 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 आइलैंड दिखेंगे ना, तो लगेगा जैसे कोई मोती हो, कोई मोती रखा हो पानी के अंदर। समझे कि समझे? और ये जो आपके हैं ना ये वाले, ये आपके हैं लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप है लक्षद्वीप, इसकी अगर आप बात करते हो लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप एक्चुअल में वास्तव में आपके प्रवाल द्वीप है। कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप। कैसे द्वीप है? प्रवाल द्वीप बोले तो प्रवाल द्वीप है कि एक जीव होता है मूंगा। कौन सा जीव होता है? बेसिकली होता क्या है ना कि महासागर की जो सतह होती है उस पर ज्वालामुखी कई बार पाए जाते हैं। ज्वालामुखी फटा पानी के नीचे, ज्वालामुखी फटा, मैग्मा अंदर जम गया, अपने को दिखा नहीं बाहर वो, फिर वो जो नीचे का द्वीप है वो सागर सतह के काफी नजदीक आ गया ऊपर से ज्वालामुखी का द्वीप। भाई ऐसे मान लो तुम लोग कि ये पानी है, ऐसे पानी भरा हुआ है, यहाँ पर ज्वालामुखी फटा, यहाँ पर ये क्या हो गया पूरा का पूरा एक प्रकार से ये बन गया आइलैंड, लेकिन पानी से बाहर नहीं आया, अभी नीचे डूबा हुआ है, 100 मीटर गहराई पर है, 150 मीटर गहराई पर है। तो जो मूंगा जीव होते हैं, मूंगा जीव वो बहुत मुलायम जीव होते हैं, और वे जीव क्या करते हैं? इन ज्वालामुखी के द्वीपों के ऊपर आकर के जमा हो जाते हैं यहाँ पर, और वे जीव अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ किसका निर्माण करते हैं? एक कवर बनाते हैं, खोल बनाते हैं, और वो जो कवर होता है उस कवर की अगर बात करें तो उस वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। किसका होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के एक आवरण का निर्माण करते हैं। अब मूंगा अकेला तो रहता नहीं है, करोड़ों करोड़ों मूंगे हैं, और करोड़ों करोड़ों मूंगे उन छोटे छोटे आइलैंड्स के ऊपर, और जब मर जाते हैं, आप एक चीज बताओ, आपको अगर कोई बोरे में बंद कर दे, बैग में पैक कर दे कोई, है ना, जैसे मान लो ड्राम में पैक किए जाते हैं, ऐसे में पैक कर दे किसी को, तो आदमी निकल सकता है कोई? नहीं। तो क्या करेगा बताओ? वहीं अंदर रहेगा, वहीं खाना दिया जाओ उसको, खाया जाएगा, मर जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो मूंगे अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ क्या बनाते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। शंख देखा है, उसके अंदर कोई जीव था, और वो शंख ना वो सब कैल्शियम कार्बोनेट है, और जीव ने अपनी सुरक्षा के लिए क्या बनाया था? आवरण। मेरी बात समझे? उस जीव ने आवरण बनाया था। आज कितनी तारीख है? आज 15 है पक्का। देखो 18 तारीख तक बीमार रहूंगा मैं। सुन नहीं, सच में एक कोई गुरुजी है, तो जब भी कुछ होता है ना उनसे मैं पूछता हूँ, उन्होंने मुझे 18 तारीख कह रखी है। पता है क्या हुआ? अभी परसों में बिल्कुल स्वस्थ था, परसों बिल्कुल स्वस्थ। मुझे लगा कि यार गुरुजी ने तो कहा था 18 तारीख तक बीमार रहना था, ये कैसे हो सकता हूँ मैं? और मैं सच में बीमार हो गया उसके अगले दिन। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ। और इससे पहले भी बीमार हो गया था बहुत तगड़ा वाला। खान सर ने आपको यार दवाई देने के लिए भेजा था, और मैं इतना बीमार कि मैं रो गया फोन के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मर गया, आपको बचना नहीं है ना। इतना बीमार हो गया, इतना बीमार, गला बंद हो गया था, इतने टॉन्सिल हो गए, मोटे मोटे टॉन्सिल हो गए, जैसे पत्थर रखे हो गले में, इतना भयानक बीमार हुआ, वही जुकाम 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 लग के। तो मैंने उनको फोन किया गुरुजी को, मैंने कहा बहुत बीमार हूँ, मैं बचूंगा नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो बोले कि 26 तारीख तक ऐसा रहेगा। भाई साहब 26 तारीख को मैंने क्लास ले ली थी, मैं ठीक हो गया था 25 को। समझ रहे हो बात को? अभी उन्होंने मुझे बता रखा था सख्त तरीके से कि शिव जी में पानी चढ़ाना है ना, जल अर्पित करना है भगवान को। अब मैंने बीच में जब ठीक हो गया, ठीक होने के बाद तो फिर आपको पता ही है किसको भगवान याद रहते बताओ? इस उम्र में भगवान है ना, तो इस उम्र में भगवान का याद आना तो आप समझिए तो रेयर घटना है किसी आदमी को। भाई जवान आदमी अगर भगवान को याद करने लग रहा है तो ये रेयर घटना मानना सामान्य बात नहीं है। समझे नहीं समझे? तो फिर वापिस अभी 5-10 दिन पहले दोबारा शुरू किया मैंने वापिस से। मैंने कहा नहीं भाई 18 तारीख तक रहेगा, 18 बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। वैसे 18 में घर चला जाऊंगा इना मैडम मिल जाएगी 19 को। अरे वो नहीं है, वही बस सुन लो, मम्मी मिलेगी, पापा मिलेंगे, जीजी मिलेंगे, बालू मिलेंगे, तुम एक के ऊपर वो करने लगे यार, अजीब बच्चे हो तुम, है ना सारा विज्ञान फेल हो जाता है। इस तरीके की चीजें जब सच में घटना होती है ना अपने साथ, तो सारा विज्ञान सब डर रह जाता है। और उनको क्या पता कि बताओ कि मतलब बड़ी ज्योतिषी हैं वो, उनको पता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे। सच में बहुत दर्द हो रहा है गले में, तुम नहीं बताया, हालत खराब है मेरी। आगे सुनो एक बार, करोड़ों मूंगे हैं, कितने मूंगे हैं? करोड़। सारे मूंगे मर जाते हैं, और उन मूंगों के अस्थि पंजर वहीं पर बिखरता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपस में चिपक के बड़ी बड़ी चट्टानों का निर्माण कर लेता है। अब भाई साहब मूंगे हैं, मूंगे अब उनको खाना भी चाहिए, तो कुछ भोजन तो मूंगा प्राप्त करता है समुद्र के पानी से, लेकिन समुद्र के पानी से पेट नहीं भरता है। तो मूंगा के पास में एक आदमी आता है, उसका नाम है जूजेंथेलाई। क्या नाम है उसका? कौन आता है? जूजेंथेलाई आके कहता है यार बहुत सुंदर घर बना रखा है तूने तो। बोले कैसे? बोले व्हाइट रंग के कैल्शियम कार्बोनेट की पूरी पुट्टी उट्टी करवा के कितना बढ़िया मकान है। तो बोले यार मकान तो है लेकिन खाना नहीं है खाने के लिए। तो जूजेंथेलाई कहता है खाना तो अपने पास बहुत है, अपने तो फोटोसिंथेसिस करते हैं पूरे दिन भर, पड़े सूरज के प्रकाश में, हम करते हैं पूरे दिन प्रकाश संश्लेषण, खाने की कोई कमी नहीं है भगवान के तरफ से। तो बोले एक काम कर लेते हैं। बोले कर लेंगे। बोला कैसे करना है? बोले काम कर, तू आ, है ना, तो आ जा, और तू हमारा जो मकान है जो व्हाइट कलर का पूरा हमने बढ़िया सब मूंगों ने मिलकर बढ़िया मकान बना रखा है, तो आ हमारे मकान में रह, और लेकिन उसके बदले में तो हमें क्या प्रदान करेगा? भोजन। तो मूंगा जो है ना, मूंगा ने जूजेंथेलाई सहवाल को रहने के लिए क्या दे दिया? मकान दे दिया, घर दे दिया, ठीक है ना। और जूजेंथेलाई सहवाल ने मूंगा को मकान के बदले में क्या दे दिया? भोजन दे दिया। जब इस प्रकार के संबंध हो दो के बीच में, तो ऐसा संबंध कहलाता है सिम्बायोटिक। कौन सा होता है? सहजीवी संबंध। कौन सा संबंध है? सहजीवी संबंध। जैसे पति पत्नी का जो संबंध होता है वो सिम्बायोटिक रिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अच्छा ठीक है ना, कि भाई पति कमा के लाएगा, पत्नी रोटी बना के देगी, बच्चे पालेंगे, ये तो है। समझे नहीं समझे? अब समस्या ये हो गई कि पति कमाता है, पत्नी उससे ज्यादा कमाती है। समझे नहीं समझे? फिर पति कह रहा है रोटी बना, फिर दम मारे, चल हट बग यहाँ से, कौन रोटी बना? तो कहेगी ठीक रोटी बना के चल कपड़े दो सारे पता ही नहीं होते, ऐसे होता है। तो इस प्रकार से, अरे यार अब की बार तो मुझे काम बहुत करना पड़ेगा वो भी नौकरी लग गई है ना आजकल।
हे भगवान, राम राम राम, पता नहीं क्या होगा। तो लक्षद्वीप जो है उसमें जो जेंथेलाई सैवल पाया जाता है, यही कारण है। 7 बजे से हिस्ट्री है, तो 7 से है, ठीक है। तो जो जेंथेलाई सैवल और मूंगों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन या सहजीवी संबंध होता है, यही कारण है। जो जेंथेलाई सैवल की उपस्थिति की वजह से मूंगा की चट्टानें रंग बिरंगी दिखाई देते। तो मूंगा चट्टानें कैसी होती है? रंग बिरंगी। लेकिन कई बार, अच्छा ये मैं जो बता रहा हूँ ना, प्रश्न है सब, एक भी बिना काम की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या होता है, कई बार दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है? कई बार गर्मा गर्मी हो जाए, ठीक है ना। गर्मा गर्मी होने का मतलब है कि समुद्र का तापमान अगर बढ़ जाए, तो समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने पर जो जेंथेलाई है रोटी बना के देता है, वो कहता है भाई तापमान बढ़ गया, रानी जाए, कहते एसी लगवा, नहीं तो अपन चले। जो मूंगा कहेगा ना यार एसी कैसे लगवाएंगे, मैं तो खुद ही नहीं चल पाता हूँ, एसी कैसे लगवाऊंगा, बोल तो चल नहीं लगवा सकता एसी, तो अपन चले। और वो सवाल उस मूंगा की चट्टान को छोड़ करके चला जाता है, हट जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो इस प्रकार की जब स्थिति बनती है तो मूंगा की चट्टानें अपने मूल स्वरूप में आ जाती है। और मूंगा की चट्टानें जो अपने मूल स्वरूप में आती हैं तो वे सफेद रंग की दिखाई देती हैं। इसी घटना को प्रवाल विरंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरल ब्लीचिंग। क्या कहते हैं? कोरल ब्लीचिंग। तो कोरल ब्लीचिंग की घटना होती है तो मूंगा की चट्टानें कैसी दिखाई देती हैं? सफेद। और जब सवाल उसके ऊपर रहेगा तो कैसी दिखाई देती है? रंग बिरंगे। समझे नहीं समझे? तो ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, जबकि ये किसके रूप में है? कटक के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब सुनते हैं कुछ और बातें। अब आप सारे लोग बोलोगे एक बार, सारे लोग बोलो उत्तर, उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, कार, छोटा, बड़ा। बोलो उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, कार, छोटा, बड़ा। तो देखो सुनो एक बार, 3 तो आपको सीधे सिंपल याद है, 3 तो बिल्कुल सीधे, उत्तर, दक्षिण, मध्य में कौन है? मध्य। उत्तर, मध्य कौन हो गया? दक्षिण। 3 तो बहुत सिंपल याद करना। फिर देखो 3 और भी सिंपल है, छोटा, अच्छा, बड़ा, कार, छोटा, कार, फिर छोटा, और फिर कौन सा है? बड़ा। छोटा कार, छोटा, बड़ा। बड़ा को बोलते हैं ग्रेट। क्या बोलते हैं? देखो छोटा कार, छोटा, बड़ा, छोटा कार, छोटा, बड़ा, छोटा कार, छोटा, बड़ा। उत्तर, बोलो उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, कार, छोटा, बड़ा। उत्तर, मध्य, दक्षिण, छोटा, कार, छोटा, बड़ा। बड़े को क्या बोलते हैं? ग्रेट। बड़े को, छोटे को लिटिल, छोटे को अब सुनो भाई, और मैं आपको बताता हूँ बढ़िया वाली लिटिल। अब सुनो, कार का उच्चारण किससे होता है? बार। कार का उच्चारण किससे मिलता है? बार। कार का बार। तो कार को बोलते हैं निकोबार। कार को बोलते हैं, अब इसमें सारे नीचे जितने भी आएंगे वो सारे के सारे कौन से हैं? निकोबार। छोटा भी निकोबार, छोटा भी, ग्रेट भी निकोबार, ग्रेट भी निकोबार, ग्रेट भी निकोबार। तो कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट, छोटा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। है ना? हो गया? चाय मंगवा दो नीचे से, थोड़ा सारा मिले। कैसे? कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार, कार निकोबार, छोटा निकोबार, बड़ा निकोबार। सबको याद? अब जो बच गए 4 उनको कह दो अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य, दक्षिणी, छोटा। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री। कौन अलग करता है? कौन अलग करता है? 10 डिग्री। तो मध्य अंडमान, उत्तर अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है ना। और ये देखो इन दोनों को जो अलग करेगा, इन दोनों को अलग करेगा कितना डिग्री? वो अलग करेगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री के ठीक ऊपर टिका दो डंकन चैनल। कौन सा है? डंकन चैनल या डंकन पास। टेंशन नहीं लेनी। अब अगर प्रश्न आ जाए पेपर में तो इसका एक तरीका है, ज्यादा तो बिल्कुल दिमाग लगाना है ही नहीं कभी भी। आपको किसी भी स्थिति में प्रश्नों में हड़बड़ी करके प्रश्न का उत्तर है नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा जब प्रश्न आए 2 द्वीपों के बीच कौन, देखो अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है? कौन करता है? 10 डिग्री। 10 डिग्री। ये पेपर अगर आएगा, ये बड़ा प्रश्न आएगा तो सारे के सारे तो देखो इसमें ध्यान दो एक बार। ऐसा प्रश्न जब आए आपको सामान्य सा काम करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपको जो पेपर मान लो प्रश्न आ गया, देखो पूछेगा कि 10 डिग्री किनको अलग करता है? अंडमान निकोबार। ऐसा आ जाए, या फिर ऐसे पूछ ले कि अंडमान निकोबार कौन अलग करता है 10 डिग्री। तो ये जितने भी बच्चे होंगे वो सारे ठीक करेंगे, जितने बच्चे होंगे वो सारे ठीक करेंगे। जो गलत करेगा वो ना तो अब की बार लगेगा और ना वो आगे भविष्य में कभी भी लगेगा। इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में लगना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो पास नहीं होगा। जो ये प्रश्न गलत करके आ गया ना 10 डिग्री किनको अलग करता है, तो वो बच्चा तो मान लो कि नालायक है बिल्कुल, वो तो काम का बालक नहीं है। तो फिर आपसे क्या गलती नहीं होनी चाहिए? आपसे पूछ सकता है कि किन 2 द्वीपों के बीच में 10 डिग्री है? ये गलत नहीं होना चाहिए। नहीं अंडमान निकोबार नहीं, कौन कौन से हैं? अंडमान का कौन सा है और निकोबार का कौन सा? या पूछेगा, सुनो सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरी, सुन नहीं रहे हो मेरी। या पूछेगा कि डंकन पास किन द्वीपों के बीच में? सुनो आगे सुनो, ऐसे नहीं पूछेगा। तो डंकन पास वाले 2 द्वीप दे दिए कि अंडमान निकोबार का ये द्वीप और ये द्वीप, इनके बीच कौन सा है? तो जैसे ये प्रश्न आएगा तुम 200% 200% तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है। तो इस ऐसी स्थिति में गलती ना हो, इसमें आपको क्या करना होगा? बहुत सामान्य सा काम करना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। इधर सुमात्रा है, इधर कौन सा है? कोकोर। समझ में? ऐसे लिख लेना है, उत्तर मध्य दक्षिण, छोटा कार, छोटा बड़ा। हो गया? ये लिख लेना है। अंडमान और निकोबार के बीच कितना? 10 डिग्री। और ये आपका डंकन। समझ में बात? अब डंकन पूछा है तो ऊपर साउथ अंडमान, नीचे लिटिल अंडमान। 10 डिग्री पूछा है तो ऊपर लिटिल अंडमान और नीचे कार निकोबार। ऐसे आपको ध्यान रखते हुए फिर आंसर करना है, किसी प्रकार की हड़बड़ी जल्दीबाजी की आवश्यकता नहीं, ठीक है ना। ऐसे रफ काम करके फिर आंसर करना है, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे, ये बात हो गई। अब यहाँ पर पड़ता है द्वीप जिसका नाम है सुमात्रा। कौन द्वीप है? इसके बीच में है ग्रैंड चैनल। कौन सा है? ये सुमात्रा है, सुमात्रा। सुमात्रा ये इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का है। किसका है? सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है। और ऊपर इधर पड़ता है कोको। कौन है? कोको। और इसका नाम है कोको चैनल। कौन सा है? कोको चैनल।
और भाई साहब यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है लैंडफॉल। कौन द्वीप पड़ता है? लैंडफॉल द्वीप पड़ता है, लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल आइलैंड है। भारत का सबसे उत्तरी जो द्वीप है ना वो कौन सा है? लैंडफॉल है। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल। भारत का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंड लैंडफॉल भारत का सबसे उत्तरी द्वीप है। बेटा सब मिल जाएगा, सब लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत लिखने नोट्स तो मिलेगा ना आपको, मिलेगा बहुत अच्छा नोट्स मिलेगा अंडमान निकोबार का। अच्छा नहीं बहुत अच्छा कल अपलोड कर देंगे, ठीक है ना? अंडमान निकोबार कल अपलोड कर देंगे। अब तक जितना पढ़ाया उतना मिल गया ना, मैं कोड पेड़ दूंगा एक, आप देखो सामान्य परीक्षा नहीं मिला, हिमालय नहीं मिला, तो इतना ही तो पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया है? अब अंडमान निकोबार पढ़ा रहा हूँ, इस अकल दे देंगे, जान लोगे मेरी। अब यार देखो आप कल दे देंगे इसको ना नितेश जी, एक पीडीएफ लगाओ। आपने सुना है सड़क? क्या सुना है? सड़क बोलो सारे, क्या सुना है? भाई बहुत समझदार हो तुम तो। मैंने बताया था क्या? सड़क पर चलते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? थकते हैं। हैं सच में? आपको भेजूं? नितेश जी आपने व्हाट्सएप पर डीपी नहीं लगा रखी, क्या बात है? क्यों हटाइए ये बताओ आप मुझे, अकेले में बता देना। अरे ये सब राज की बात होती है, आप आपको नहीं बता सकते सब बातें। नितेश जी सही बात है ना? ये 4-5 लोग हैं, ये इतनी बढ़िया टीम है हमारी मैनेजमेंट के। नितेश जी हैं, अंकित जी हैं, अशोक जी, अजीत जी, सुमन जी, 4-5 लोग हैं, है ना? ये कम से कम 15 घंटे काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 15 घंटे काम करते हैं, यही रहते हैं, यही सो जाते हैं, उठ के यहीं से काम फिर शुरू हो जाता है कि नहीं? सच में बहुत। और व्यवहार भी बिल्कुल हमेशा बेचारों को इतना लोड रहता है, सामान्यतः आप देखोगे तो परमानेंट लोड में रहते हैं। इसके पहले लगाओ, पहले ये नहीं देखो, ये गंगा के नोट्स लिख रहा हूँ मैं अभी आज से शुरू किया लिखना। ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना? ये लिखा है, ये लिख रहा हूँ मैं, आज शुरू हुआ ये। 8-7 दिन में नदी करवा दूंगा, 8-10 दिन में। तो ये वाले नोट्स देंगे आपको, ये वाले नोट्स नदियों के, ठीक है ना? तुम्हारे लिए पता नहीं मैं कितना कितना वो कर रहा हूँ यार, तुम लोग पता नहीं समझते हो नहीं समझते हो। हाँ बता, हाँ एक दिन सबसे सुन, हाँ एक दिन सबसे सवाल सुनेंगे भाई अपने, ठीक है ना? हाँ एक दिन सबसे सवाल सुने जाएंगे, ठीक है ना? चलो हाँ, घर जाने से पहले एक बार सबसे सवाल सुनेंगे भाई, सब तैयार रहना, ठीक है ना? किसी भी दिन, ठीक है? मतलब कब कभी भी कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, हाँ? जैसे यहाँ डंडा दिखे उस दिन समझना आज सुनेंगे, है ना? लगाओ भाई लगाओ। तो भाई सड़क क्या शब्द है? सड़क। कौन शब्द है? सड़क। सड़क पे थोड़ा ध्यान दो। कैसे बनता है? सैडल पीक। कैसे बनता है? कैसे क्या बनता है? सैडल पीक क्या बनता है? हिंदी में होता है गद्दीदार चोटी। कौन चोटी है? गद्दीदार चोटी। आपको पता है आपको पता है कि एक नदी है उसका नाम है कालपोंग। कौन नदी है? आपको पता ही नहीं? पता ही बताओ। नदी का नाम है कालपोंग नदी। कौन सी नदी है? कालपोंग नदी। कालपोंग नदी, ठीक है ना? कालपोंग नदी। तो कालपोंग जो नदी है वो अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी नदी है। कालपोंग नदी अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी नदी है। कालपोंग अंडमान निकोबार की सबसे बड़ी नदी। तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहां पर आएगी? अंडमान निकोबार। सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। तो सैसे जो बनता है वो सैसे बनता है सैडल पीक। सैसे क्या बनता है? सैडल पीक। भाई साहब सैडल पीक की ऊंचाई 738 मीटर है। कितनी ऊंची है? देखो 3 द्वीप आप याद कर लो, उत्तर मध्य दक्षिण, उत्तर मध्य दक्षिण। और 3 शब्द याद कर लो, सड़क। 3 अक्षर याद कर लो, सड़क। तो उत्तर मतलब से, मध्य मतलब ड, और दक्षिण मतलब क। देखो मुश्किल प्रश्न जब आएगा तो मुश्किल कठिन प्रश्न कभी पूछेगा यूपीएससी, देखना ये वाला जब पूछेगा उसमें गलत होगा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तुम्हारे ऊपर पूछ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना। वो प्रश्न ऐसे देगा, उत्तरी अंडमान सैडल पीक 1 नंबर। 2 नंबर पे लिखेगा मध्य अंडमान, इसमें लिखेगा कोयोब। और 3 नंबर लिखेगा दक्षिणी अंडमान और लिखेगा दियोवाली। और नीचे देगा किन्हीं में से कितने युग्म सम्मिलित हैं। समझ में? कितने सम्मिलित हैं? तो अब जिनको याद होगा अपने बच्चे जो जितने भी हैं, तो उत्तर मध्य दक्षिण सड़क हो गया ना उत्तर। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक, मिडिल अंडमान में दियोवाली और साउथ अंडमान में कोयोब। सिंपल है। तो कैसे बनता है सैडल पीक, कैसे बनता है दियोवाली और कैसे बनता है कोयोब? कैसे बनता है कोयोब? तो सैडल पीक उसके नीचे कौन सी आती है? दियोवाली, उसके बाद आती है कोयोब। सैडल पीक दियोवाली कोयोब, सैडल पीक दियोवाली कोयोब। उत्तर मध्य और दक्षिण। सबसे नीचे कौन सा है? ग्रेट निकोबार। सबसे नीचे कौन है? और सड़क पर थकते हैं तो कैसे बनते? थुलियर। कैसे बनती है? थुलियर। और थुलियर जो चोटी है वो किस पर? ग्रेट निकोबार। लेकिन अब ये अंडमान निकोबार 2 समूह में बटा हुआ है। एक समूह कहलाता है अंडमान, एक समूह कहलाता है निकोबार। भाई साहब सुनो, देखो 10 डिग्री के ऊपर अंडमान समूह है, 10 डिग्री के नीचे निकोबार। पूरे अंडमान निकोबार में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक। लेकिन अंडमान निकोबार में दूसरी सबसे ऊंची, देखो 1 नंबर सबसे ऊंची सबसे ऊपर है, 2 नंबर सबसे ऊंची सबसे नीचे है, और सबसे नीचे कौन सी है? थुलियर। थुलियर जो कि पूरे अंडमान निकोबार की दूसरी ऊंची है, वह थुलियर निकोबार की सबसे ऊंची। 2 समूह है, एक अंडमान समूह, एक निकोबार। अंडमान निकोबार समूह की 4 चोटियों में से 4 प्रमुख चोटियों में, भाई वैसे तो सारी चोटियां हैं, कोई 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 कोई, लेकिन प्रसिद्ध चोटियां वो कितनी हैं? 4। फेमस पीक्स 4 है। सबसे उत्तर में आई सैडल पीक, सबसे नीचे आई माउंट थुलियर। सैडल पीक जो है, सैडल पीक वो पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची, माउंट थुलियर अंडमान निकोबार की दूसरी। लेकिन निकोबार समूह केवल बात करें, अंडमान हटा दे तो निकोबार में सबसे ऊंची कौन सी होगी? माउंट थुलियर। ये माउंट थुलियर आएगी सबसे ऊंची आ जाएगी, ठीक है ना? सैडल पीक एक गद्दीदार चोटी अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। वहीं कालपोंग नदी अंडमान निकोबार की सबसे लंबी नदी जो कि उत्तरी अंडमान पर स्थित है। एक शहर है उसका नाम है डिगलीपुर। कौन सा है? डिगलीपुर। कौन सा है? डिगलीपुर।
डिगलीपुर एक शहर है, ये अंडमान निकोबार में है और सबसे बड़ा नगर है उत्तरी अंडमान का, है ना। मतलब नगर तो क्या ही है, छोटे छोटे नगर है ना। तो ये आपका आ जाएगा, सब बातें मैंने लिख रखी है यहाँ पर। अगला देखो, बड़ा खूबसूरत मानचित्र है ना। देखो इस मैप को देखो आप ध्यान से, बिल्कुल केयरफुली समझो। ऊपर आया, इसका नाम है उत्तरी अंडमान। कौन सा है? उत्तरी। नीचे आया मध्य अंडमान, इसके नीचे आया दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना। फिर नीचे आया लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है। ये आया उत्तरी अंडमान के बगल में एक द्वीप पड़ता है रोस और स्मिथ। कौन कौन सा है? देखो रोस और स्मिथ दो अलग अलग द्वीप हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि सागर की लहरों के द्वारा दो द्वीपों के बीच में मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है, और मिट्टी का जमाव कर देते हैं तो वो द्वीप तो नहीं है लेकिन वो दोनों द्वीपों को जोड़ देती है। इसलिए इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से कहा जाता है रोस एंड स्मिथ। कौन सा जाता है? रोस एंड स्मिथ। रोस एंड स्मिथ आइलैंड है ये वाला। एक रोस आइलैंड यहाँ भी पड़ता है, ध्यान रखना। अब एक यहाँ भी इस तरफ भी है रोस, दो रोस आइलैंड है, एक रोस स्मिथ है और एक कौन सा है? रोस स्मिथ है और एक रोस है। अब देखो दूसरी बात पर चलते हैं। मध्य अंडमान के बगल में आप चलोगे तो एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम कौन सा है? लॉन्ग। कौन सा है? लॉन्ग। ये लॉन्ग। इस मध्य और दक्षिण के बीच में यहाँ पर देखोगे तो एक पड़ता है बरातांग। कौन सा पड़ता है? अभी करंट में चर्चा में था बरातांग, जिसमें एक पंख ज्वालामुखी है, कीचड़ ज्वालामुखी, मड वोल्केनो बरातांग के अंदर, तो ध्यान रखना थोड़ा बरातांग। दक्षिणी अंडमान के ऊपर आओगे तो दक्षिणी अंडमान में इधर पश्चिम की तरफ पड़ता है महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्रश्न अगर पूछे तो ये ध्यान रखना कि ये दक्षिणी अंडमान के ऊपर है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किसके ऊपर है? दक्षिणी अंडमान। किस पर है? दक्षिणी अंडमान, साउथ अंडमान पर है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ दक्षिणी अंडमान में राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सा राजधानी है? पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर का ध्यान रखना, नया नाम क्या है? श्री विजय, विजयपुर में विजयनगर है, विजयपुर में ना, ठीक, श्री विजयपुर में नया नाम पोर्ट ब्लेयर का। यहाँ पर एक जेल पड़ती है, उसका नाम है सेलुलर जेल। कौन है? सेलुलर जेल, जिसको बोलते हैं काला पानी। क्या बोलते हैं? काला पानी बोलते हैं। और जो पोर्ट ब्लेयर है ये राजधानी है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और एक और शब्द इस पर देख रहे हो, चिड़िया टापू। कौन सा है? चिड़िया टापू दक्षिणी बिंदु है किसका? दक्षिणी अंडमान के ऊपर, ठीक है ना। चिड़िया टापू पड़ता है। एक नील द्वीप है, हैवलॉक है। देखो हैवलॉक का नाम क्या कर दिया? स्वराज। नील का क्या कर दिया? शहीद। और रोज का कर दिया बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, ठीक है ना। इधर पड़ता है बैरन और थोड़ा इधर पड़ता है नारकोंडम। बैरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और नारकोंडम एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी। कैसा है? सुसुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली बात पर। ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी हैं, देखो। पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व की ओर भारत के दो ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय, नारकोंडम भारत का एकमात्र सुसुप्त। नोट लिखा है। आपको पता है आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी थी? नहीं, किसने? रास बिहारी बोस। किसने करी थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चाचा थे शायद, मैं याद कर पा रहा हूँ। और उन्होंने बाद में इसकी स्थापना करके इसकी कमान किसको सौंप दी? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। और वो जापान की तरफ से आए, और जापान की तरफ से जब उधर से आते हैं घूम करके इंडोनेशिया होते हुए, तो पहले अंडमान निकोबार आता है, ठीक है ना। अरे मैप देखोगे तो पता चलेगा, जापान में स्थापना हुई, जापान को क्रॉस करके इधर दक्षिणी चीन सागर होते हुए और नीचे इंडोनेशिया होकर के पहले कौन आता है? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को क्या कर रखा था? जेल में बंद कर रखा था। सही बात है कि नहीं? और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से इस पर क्या कर लिया? इस जेल को अपने अधिकार में ले लिया। कब्जा नहीं किया, कब्जा उसको कह सकते हो भाई। पहले कहते थे काकोरी कांड। कांड का मतलब क्या होता है ना? वो शब्द गलत है। क्यों कांड था भाई? कांड होता है जो चीज हमारी नहीं है उसके लिए आप लड़ाई कर दो, कांड कर दिया, है ना। तो वो तो अपना है, उसके लिए कांड सब थोड़ी है। वो क्या कहते हैं? उसका नाम मतलब काम कोई एक्शन, काकोरी एक्शन, ठीक है ना। ऐसे ही हमने कभी भी अंडमान निकोबार कब्जा नहीं किया। इसलिए गलत था वो, बावड़ी है क्या वो? अच्छा, जो काकोरी में हुआ, अरे भाई तू बात मेरे सामने ये सब बात नहीं करनी, ठीक है ना। मेरा दिमाग खराब हो जाएगा बहुत बुरा। अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, तुम सोच के देखो, कल को कोई आदमी आए अपने घर पे कब्जा कर ले तो क्या करोगे आप? सुन, फिर आप मार दोगे उसको, है ना। फिर कहोगे गलत था, फिर दूसरा देखो भाई कब्जा तो गलत किया लेकिन मार करके। ऐसा नहीं होता है ना। तो वो जो किया वो सब सही किया, वो जो हुआ सब सही हुआ। हमने कब्जा नहीं किया अंडमान निकोबार, हमने वापस अपने अधिकार में उसको ले लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और ये अधिकार जिस दिन स्थापित हुआ उस दिन तारीख थी 30 दिसंबर, 30 दिसंबर था क्या? 1943। अपना अधिकार हो गया, भारतीयों के पास आ गया अंडमान निकोबार, और सारे कैदी यहाँ से छुड़वा दिए गए। समझे नहीं समझे? और फिर उसके बाद में आप देखोगे कि आगे इस घटना को बाद में 30 दिसंबर 2018 इसको हुए 75 साल। कितने साल? प्रधानमंत्री जी पहुंच गए, 75 रुपए का सिक्का जारी किया। कितने रुपए का? 75 का। और 3 द्वीपों के नाम बदलने की घोषणा की, जिसमें रोज का बोस, बोलो रे, रोज का मतलब रोज द्वीप का नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। एक हैव का स्व, हैव का स्व, हैव का स्व, हैव का स्व, हैवलोक का स्वराज, हैव का स्व कर दिया, मतलब हैवलोक का क्या कर दिया? स्वराज। दो याद हो गई ना, मैंने ऐसे याद किया था, रोज का बोस, हैव का स्व हो गया। एक बच गया नील का सही, नील का सही। 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे, ठीक है ना। और 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया, ये हो गया। फिर आगे देखो इसमें, ये इस अंडमान निकोबार के अंदर कुछ नेशनल पार्क है, जैसे सैडल पिक राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे रानी झांसी नेशनल पार्क है, जैसे नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, ये भी अंडमान निकोबार में। जैसे माउंट हैरियट नेशनल पार्क साउथ अंडमान पर है। माउंट हैरियट चोटी का नाम बदल करके माउंट मणिपुर कर दिया गया, माउंट हैरियट चोटी का नाम माउंट मणिपुर। और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, और एक है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। पूछ सकता है इनमें से कोई एक नाम दे देगा कि इसकी अवस्थिति है, तो ये कहां पर है? सबके सब अंडमान निकोबार, सब अंडमान निकोबार में। बताओ मेरी बात समझ में नहीं? यहाँ पर कुछ जनजातियां हैं, जैसे जारवा। कौन जनजाति है? अरे बोलो जारवा, सेंटिनलीज, ओंगे, सोमपेन, सोमपेन, ओंगे, सेंटिनलीज, जारवा, अंडमानी निकोबारी, बस ये लो। सोमपेन, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, सोमपेन, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, ये चारों टाइप बहुत फेमस है, इन चारों को जरूर याद रखना है, ठीक है ना। अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं चाय पीता हूं एक बार ना।
हो गया। सुनो, 2 मिनट ज्ञान ले लो, इसके बाद में 2 मिनट ज्ञान लेने के बाद में फिर वापस शुरू करते हैं क्लास को। भाई अपनी लगभग 1.5 घंटा पढ़ लिया है ना, लेकिन एक बात है, तुम चाहे मानो नहीं मानो, लेकिन 1.5 घंटे का पता नहीं चला है। पता चल रहा है क्या? अच्छा चल भी रहा हो तो भी नहीं बोल रहा है। चीनी नहीं खानी है, ठीक है ना? हाँ, व्हाइट शुगर का प्रयोग, मीठा जरूर खाना है, मैं कह रहा हूँ मीठा जरूर खाना है, लेकिन चीनी नहीं खानी, व्हाइट शुगर नहीं खाना। गुड़ खा लिया करो ना। दीदी आ गई, दीदी नमस्ते, आओ। अरे अरे तो बावले बेटे हो गया। दीदी इसका स्वागत करना, देखो कैसे स्वागत हुआ आपका। तो ये सब जो बच्चे हैं, ये सब कई बालक हैं, मेरी नजर में कई बच्चे हैं। फिर देख, ये कई बच्चे हैं कुछ, देखो ये कई सारे इंस्पेक्टर, बकवास मत कर। तो कई बच्चे हैं क्लास में जो बहुत निगाह में है ना। देखो वैसे तो सभी लगेंगे तो सभी को देख करके अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो मतलब बिल्कुल फेवरेट बच्चे हैं, है ना। सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो उनको मैं देख रहा हूँ, मैं जब से हूँ जब से वो भी हैं यहाँ। अब सुनो, मैं जिस बैच में गया हूँ वो सारे बैच में है। तो अब पता है, अब उनके लिए ज्ञान कम निकलता है और उनके लिए प्रार्थना ज्यादा निकलती है, दुआ ज्यादा निकलती है कि ईश्वर करे ये तो जरूर लग जाए आपके पास, है ना। तो ये कई बच्चे हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो पैर छूते हैं तो, लेकिन वो उनके चेहरे, ये देखो, ये एक तो लाइन आके बैठी है, एक तो ये पार्टी है, ये 5-4 आगे, ये 5-10 यहाँ बैठे हैं आगे, और पीछे कोई बैठे होंगे वो बाद में दिखते होंगे हो सकता है। अब ये बच्चे सब लगातार पढ़ रहे हैं, उनमें से एक बच्चा जगमोहन भी है। देखो मैं सुनो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जगमोहन का पेपर पास हो गया। अब मेरे दिमाग में ये बात कम से कम उसका रिजल्ट का पता लगे, कम से कम मैंने 4-5 बार मेरे दिमाग में बात आ रही, कम से कम 4-5 बार आ रही होगी क्या बढ़िया है, इस बार उसका सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ लो मैं इतना खुश होऊंगा कि मैं खुद नौकरी लग गया, मैं मान लूंगा, ठीक है ना। तो तुम लोग कंपटीशन की तैयारी जितने भी हो, आप जितने भी, कोई भी पीछे बैठे हैं कोने में है, आया नहीं आया, ऑनलाइन ऑफलाइन सब बच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपटीशन में कंसिस्टेंसी बहुत बहुत जरूरी है। आप दुख पालो, अभी थोड़ा परेशान हो लोगे आप, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और दिक्कत आएगी, घर में कुछ हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई होगी, पड़ोसी से लड़ाई होगी, समझ रहे हो, लेकिन सब कुछ भूल भाल के आप लगातार, या तो शुरू मत करो, शुरू में बंद, नहीं तो कंप्लीटली फोकस आप रहो 2 साल 3 साल। क्योंकि देखो आपने तो पता नहीं कितने लोग लगते हुए देखे हैं, लेकिन मैंने कम से कम सैकड़ों बच्चे लगते हुए देखे। बात समझे नहीं समझे? मैं कई बार उस बच्चे की जरूर कहानी, एक की कहानी थोड़ी मैं एक की बता भी दूं, सैकड़ों बच्चों की कहानी है। एक लड़का कंपनी में काम करता था, 4 साल तक कंपनी में काम करता था, इंजीनियरिंग कुछ किया हुआ था, और वो पहले बहुत पुराने में एक संस्थान था उसमें पढ़ता था। वो आया, तैयारी करनी है, तो मैंने कर ली तैयारी। तो एक एसएससी का बैच था, हम 4000 फीस लेते थे, मैं भाई ये फीस है, कर ले तैयारी। तो वो लड़का ना भाई, मैंने उसको नजदीक से देखा, वो मतलब पागल कैसे पढ़ते हैं, पागलों की तरह। वो पूरे दिन रात, मैं जब इंस्टीट्यूट जाता था तो मेरे से पहले जाता था और मेरे बाद वहां से वो निकलता था। हमारे पास एक लाइब्रेरी थोड़ी सी और वहीं 2 क्लासरूम, छोटा सा इंस्टीट्यूट था। उस लड़के ने इतनी मेहनत करी, अभी वो रेलवे में लगा हुआ है। एक लड़का और अनिल तो मुझे कई बार कॉल करता था, वीडियो कॉल करता था, तो अब वो स्टूडेंट कम है, वो भाई की तरह जाता हो गया। मैं तुमको कहने लगा मैं तुम मुझे गुरुजी मत करा दो, क्योंकि वो आते हैं ना तो वो पैर नहीं छूते, वो आके घुटने टेक देते हैं सीधे ऐसे। उनका तो नमस्ते करने का तरीका ही सबसे अलग है, गुरुजी पैर पकड़ लेते, तो खड़ा हो जाए यार, पटकेगा मुझे, तो ऐसे करते हैं वो आकर के। मेरे साथ हॉस्टल में पीजी मैंने बुला के उसको याद रखा, अनिल और मुकेश दोनों बच्चे भाई, जो मेहनत, जो गजब मेहनत, मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता हूँ कभी भी, समझे नहीं समझे। अभी मैंने कभी कितनी बार नाम लेता हूँ, 32 एग्जाम क्वालीफाई है, अनिल मुकेश सब लगे नौकरी, सारे बच्चे नौकरी लगे। एक लड़की थी नीलम की एक लड़की, नीलम की एक बेटा था उसका, तो बड़ा सारा हो गया वो नीलम जो है, उस लड़की ने जो मेहनत करी, दिल्ली पुलिस में लगी, वो भी 1-1.5 साल हो गई, बहुत खूब मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, घर का काम करके आना, बच्चे को भी भाई घर से आएगी जब तो बच्चे को रखेंगे, घर जाने के बाद भी बच्चे को रखना पड़ेगा, बहुत मेहनत करी उस लड़की ने, वो भी सिलेक्ट हो गई। अभी एक गुड़िया है हमारी सीमा, उसका फोन आया था कल कि गुरुजी बहुत टेंशन हो रही है, मैं तो वो उस ग्रुप में जो जितने भी लड़के लड़के थे उनमें वो एक ही तरह रखी नौकरी लगनी। तो बोले गुरुजी मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दूंगा, तो पागल है, तो इतने साल तुम तैयारी कर ली, वो टीचर की तैयारी करती है, मैंने तो अच्छी पागल है, मतलब टीचर का पेपर टीचर लगी। अब मैं उसको कहता, मैं सीमा तेरे से जरूर मिलूंगा, मैं सामने से, जब तू आके ये कहेगी गुरुजी आपकी बार में मास्टर नहीं लग गया आपके बाद, और वो पक्का लग जाएगी, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ वो लग जाएगी पक्का, समझे नहीं समझे। और ये जितने भी बच्चे मेरी निगाह में आते हैं, मेरे मतलब नजर में आते हैं, जो मेरे बहुत आसपास रहे, इन सारे बच्चों ने 3-3 साल से कम तैयारी किसी ने नहीं करी। इनमें एक भी ऐसा नहीं है एग्जाम्पल जिसने 3 साल से कम तैयारी करी हो। 1-1.5 साल में बच्चे टूटना शुरू हो जाते हैं, 1 साल जैसे क्रॉस होगा तो टूटना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद जो टिकता है 1.5 साल बाद वो सेलेक्ट होकर ही निकलता है। मेरे मामा का लड़का है, उसने 5 साल तैयारी करी है एसएससी, अब उसका जो पेपर देता है वो निकल जाता है। अब वो कह रहा था कि यार अब एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस दूंगा, हो जाएगा मेरा, समझे नहीं समझे। उसकी उम्र 32 साल है, 34-35 की उम्र तक आते हैं वो एचडीएम डीएसपी बन जाएगा, मेरी बात समझे नहीं समझे। इसलिए टूटना बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा पेपर पास हो रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो भी अच्छी। एक गुड़िया है, उसका पेपर हुआ, अभी पेपर हुआ उसका यूपीपीसीएस का, है ना। तो उसने अपने पापा से बात करवाई, भाई से बात करवाई, सारे परिवार से बात करवाई कि सर मैं बात कर लो, घर वालों को कह दो। मैंने उनको घर वालों को भी कन्विंस किया, भाई तुम्हारी बच्ची है, तुम्हें शादी तुम कर देना कभी भी, इसका ब्याह कोई बड़ी बात थोड़ी ना है भाई, शादी करने कभी कर दो शादी, ठीक है ना, पढ़ने दो। उस बच्ची ने पेपर दिया, अगले दिन उसने मेरे पास फोटो भेजी खींच करके कि सर मैं लाइब्रेरी में बैठे हूँ। उसने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया पेपर के अगले दिन, नेक्स्ट डे, तो एक दिन तो ब्रेक लेके रुक जाए घर पे। 2 साल हो गए बताओ तैयारी करते 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 करते। इसलिए अब तुम इतना आगे आ गए हो तो अब बिल्कुल भी लाइफ में कभी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आप किसी प्रकार से टूट जाओ, समझे नहीं समझे। लड़कों के सामने बिहार में ये समस्या है, हमारे तो नहीं, ये समस्या यहाँ पर है, पैसे खर्चे की दिक्कत आती है, कोई बात नहीं है, अगर पैसा नहीं मिल रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, बहुत फंस रहे हो और बहुत मन है पढ़ने का, बहुत मन है, तो मैं ट्यूशन पढ़ा करके पैसे जोड़े, अपने पैसे जोड़ करके अपने आरएस की तैयारी करके आया, समझे नहीं समझे। तो अगर कोई ऐसा ब्रेक आए, बीच में बैरियर आ जाए कि आप नहीं कर पा रहे हो और करना चाहते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीना 4 महीना 6 महीना अगर कहीं काम कर लोगे कंपनी वगैरह में, कहीं भी कंपनी में अगर काम कर लिया 6 महीना, तो 6 महीना में लगभग आप 70-80 हज़ार रुपए आराम से कमा सकते हो। ऑनलाइन है, अपने काम भी करना है और अपनी क्लास भी लगातार देखते रहना है, फिर छोड़ के कंपनी, फिर वापस 1 साल तैयारी करो, 6 महीने कमा करके 1 साल तैयारी आराम से की जा सकती है। और सब भूल भाल के लगातार तुम तैयारी करते रहे, तुम सारे सेलेक्ट हो जाओ, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी पीछे लाइफ में मुड़ करके नहीं देखना। और पता है गवर्नमेंट नौकरी में ना बहुत दम होता है, पता है गवर्नमेंट नौकरी का बस एक ही अच्छी बात है,
सुकून है कि भाई सरकार के नाम हो गई अब लाइफ, अब मेडिकल चाहे 50 लाख रुपये लगे चाहे करोड़ लगे तो उसकी कोई चिंता नहीं है, सैलरी आएगी ही आएगी। अगर कोई ईश्वर ना करे कोई एक्सीडेंटल घटना हो जाए तो कम से कम बच्चे कम से कम सिक्योर है, उतना पैनिक कभी भी नहीं आएगा। समझे नहीं समझे? वैसे तो विपत्ति आनी होती तो कभी भी कहीं भी आ जाती किसी के साथ भी, लेकिन जो सिक्योर लाइफ है तनाव बिल्कुल नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, इसलिए अब कभी भी लाइफ में पीछे मुड़ करके नहीं देख। अब सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, अब करना है मतलब करना है बस, कोशिश करेंगे। अपने पूरा प्रयास कर रखा है, 4-5 दिन 6 दिन हो गए देखते हुए, अपने और पूरा दम लगा कर रखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अभी छुट्टियां होंगी 5-6 दिन की, कोई दिक्कत नहीं, अपने बात करते हैं मैनेजमेंट को बोलते हैं ऑनलाइन पढ़ा देंगे घर से कि चलो एक दिन तुम्हारा खराब नहीं है, एक दिन छत के ऊपर कर ले, घर का स्टूडियो, तुम जहां हो वहीं बैठ करके पढ़ाई कर लेना। समझे नहीं समझे? अपने जितना कोई एफर्ट होगा मैं बता रहा हूँ, मुझे दर्द है बहुत, बिल्कुल स्थिति नहीं है पढ़ाने की। अगर नॉर्मल डे होता ना मैं छुट्टी कर लिया होता, लेकिन मैं बहुत चाहता हूँ क्योंकि मैंने ना उस दर्द को समझाया वास्तव में, कमी है ना अभाव, अभाव क्या होता है अभाव, उस अभाव को मैंने समझाया कि कमी क्या होती है, समझ रहे हो ना। उस कमी को भी समझ में आता है, मुझे ये भी समझ में आती है बात कि भले ही कितनी मुश्किल आ जाए लाइफ में, लेकिन अगर डेडिकेशन है ना काम के प्रति, पढ़ाई के प्रति और कुछ करना है तो आप आराम से कर जाओगे। अगर भीतर है, अंदर आग है करने की तो कर जाओगे। और अगर आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो मान लेना कि आप में वो करने का दम था ही नहीं, अगर था तो आप दिशा से गलत भटक गए थे। समझे कि नहीं समझे? इसलिए ये बात दिमाग में हमेशा रखना कि देखो मैं मेरे पिताजी हैं तो मैं उनको कभी भी दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं उनको दोष इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैं सक्षम था तो मैंने कर लिया। अगर मैं नहीं कामयाब होता तो मैं सुबह शाम उठते बैठते अपने पिताजी को गाली निकालता फिरता मैं। मेरे पास समझे नहीं समझे? मेरे पास कोई काम नहीं रहता, मैं परिवार को गाली निकालता, नहीं भी निकालता तो जमीन बेच के खा जाता। समझे नहीं समझे? यही होता। और अगर तुम नहीं कर पाए तो बस तुम सिर्फ और सिर्फ परिवार को गाली निकालोगे, दादा को बाप को निकालोगे, और तुम अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी जो जनरेशन आएगी वो तुम्हें गाली निकालेगी। समझे नहीं समझे? तो कम से कम हम घर में ये स्थिति ना छोड़ के जाएं कि यार कम से कम हमारी जनरेशन हमें कुछ भी कहे। मेरी बात समझे नहीं समझे? इसलिए आप जितना एफर्ट, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको ये ज्ञान कहीं से भी लेने की आवश्यकता नहीं है, टाइम टेबल बनाओ और 9 घंटा पढ़ो 8 घंटा। मैं पढ़ने वाले बच्चों को कंपटीशन वालों को एक ही बात बोलता हूँ कि जब नींद आए तब सो जाओ और जब उठो तब पढ़ाई पर लग जाओ। बस कंपटीशन की तैयारी करने का एकमात्र नियम है, जब नींद आई तो सो गए और जब उठे तो पढ़ना शुरू कर दिया। बस इतना करा बेहतर कर लोगे आराम से। समझे नहीं समझे? आप करोगे ना? अच्छा नहीं करोगे तो मुझे लग रहा है बढ़िया करोगे ना, पूरा दम लगना चाहिए, पूरा दम, है ना। मेरी कसम खाओ करोगे अच्छे में ना, है ना, पक्का बिना कसम खाए कर लोगे अच्छा, बिना कसम खाए अच्छा करना है सबको, है ना। तो ध्यान रखना है, अगर पढ़ने का मन नहीं करे तो एक बार मुझे याद कर लेना है ना, कि मुझे याद कर लेना है। आपने फोन के अंदर जो है उसके ऊपर एक गूगल का एक थंबनेल लगा लो, गूगल लिख लो उसके ऊपर, है ना। तो गूगल सब देखोगे तो तुम्हें याद है ना 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 पढ़ना है, ऐसे नहीं करना है। समझे नहीं समझे? तो लेकिन पढ़ाई करनी भाई बिल्कुल काम नहीं चलेगा। हाँ ये बात तो है, तो सभी बच्चे कहते हैं ज्योग्राफी के हो जाते हैं, ज्योग्राफी आसान है ना इसलिए होते हैं। देखो हाँ दोनों चीजें, कुछ अपने ठीक पढ़ा भी देते हैं, कुछ सब्जेक्ट भी अच्छा है। हाँ ये एग्जाम के हिसाब का पढ़ाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, एनसीईआरटी है ना अपने इंक्लूड नोट्स में, इसलिए क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक ये सब याद रखना, रीची और लिबंत कौन सा है? रीची और लिबंत, रीची लिबंत एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। सब रीची और लिबंत अंडमान जो समूह है उसके अंदर द्वीपों का एक आर्किपेलागो है, जो द्वीपों का एक श्रृंखला है, ठीक है ना। जनजातियां जारवा, सेंटिनल, ओंगे, सोम्पेन, अंडमानी और निकोबार। इसके अलावा देखो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु का, देखो भूमध्य सागरीय नहीं है, भूमध्य रेखीय जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु में बहुत फर्क है। भूमध्य सागर की जलवायु में बारिश होती है सर्दियों में और पूरी की पूरी गर्मी सूखी गर्मी निकलती है। अपने जैसे मानसून जलवायु में क्या है, गर्मियों में बारिश हो रही है, सर्दियां सूखी होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु में सर्दियों में बारिश होती है, खट्टे फलों की खेती होती है। भूमध्य रेखीय मतलब इक्वेटोरियल जलवायु, ये अच्छा प्रश्न है बहुत ही। इक्वेटोरियल जलवायु जो है उसके अंदर इक्वेटर के ऊपर सूर्य सर्वाधिक लंबवत होता है, और सूर्य अगर मान लो विषुवत रेखा पर लंबवत होगा तो पानी का क्या होगा? वाष्पीकरण। और जब जो सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाएगी तो संघनन होकर क्या हो जाएगी? बारिश। विषुवतीय जलवायु, भूमध्य रेखीय जलवायु या इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रोजाना की बारिश होती है तीसरे पैर में, 2 पैर के बाद तीसरे पैर में बारिश होती है, ठीक है ना। तो ये विषुवतीय रेखीय जलवायु की विशेषता है। सदाबहार वन पाए जाते हैं, कैसे वन मिलते हैं? सदाबहार वन। और वर्षा का जो प्रकार है वो है संवहनीय वर्षा। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है कौन सी? तो वो होती है पर्वतीय वर्षा, कि मानसून की पवनें आएंगी, पहाड़ से टकराएंगी, ऊपर उठेंगी, ऊपर जाकर ठंडी होकर के संघनन होगा, बादल बनेंगे, बारिश। लेकिन विषुवत रेखा के आसपास पानी गर्म होगा, पानी ऊपर उठेगा, कन्वेक्शनल करंट बनेंगे, इसको बोलते हैं संवहनीय धाराएं। पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, ऊपर जाके बादल बने, और जब सापेक्ष आर्द्रता 100% हो गई तो क्या हो गया? वहीं पर बारिश हो गई। इसको कहते हैं विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा होती है विषुवतीय प्रदेश के अंदर। तो ये अंडमान निकोबार की खास बात है। अच्छा लक्षद्वीप में भी भूमध्य रेखीय जलवायु है, लक्षद्वीप में भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और लक्षद्वीप में भी कौन सी वर्षा होती है? समय। ये लक्षद्वीप में भी लागू होगा, ठीक है ना। तो अंडमान निकोबार हो गया, एक शिवालिक हो गया आज क्लास में। लक्षद्वीप की बेसिक बातें होगी, कुछ आइलैंड के बारे में बताने, कल लक्षद्वीप बता देंगे, कल 2 टॉपिक करा देंगे, कल एक लक्षद्वीप करवा देंगे और एक आपको करवा देंगे द्वीप तटीय मैदान। तुम्हारा सिलेबस 25 से 30 क्लास में लगभग इंडियन ज्योग्राफी खत्म, और मुश्किल से 15 से 20 क्लास में वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड का भी 15 से 20 क्लास लेंगे, 40-45 क्लास में पूरा ज्योग्राफी करा देंगे प्रॉपर तरीके से ना। इसको रिवीजन करेंगे भाई। थैंक यू। चलो ठीक है।